ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फोरेंसिक मेडिसिन छोटी कॉपी. ठीक है, सो इसमें पेजेस थोड़े ज़्यादा है बिकॉज आई हैव ट्राई टू कवर द पिक्चर्स. ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी में तो मैंने सारे पेजेस ले लिए क्योंकि फिर उनकी पिक्चर्स के बिना कैसे याद नहीं रहेगा. पर बाकी चीज़ें आई हैव मेड द हैंड रिटन छोटी कॉपी ऑल्सो आगे इन दिस PDF, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंजरी में तो वैसे मोस्टली सब कुछ आता ही है. ये क्या है, हेजिटेशन कट से सुसाइडर होते हैं. ये तो चलो अलग चीज़ है. ये जो है मेन जो पिक्चर हम भूल सकते हैं, ये क्या है, फिलिग्री बर्न या आर्बोराइजिंग पैटर्न या लाइकेनबर्ग फ्लावर. इसे केरानोग्राफिक भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू लाइटनिंग. ठीक है, इमेजिन करो लाइटनिंग ऐसे होती है. कभी भी इलेक्ट्रिकल नहीं इमेजिन करना. देखो इलेक्ट्रिकल जब झटका लगता है तो उसमें ऐसा पैटर्न नहीं होता. ऐसा पैटर्न किस में होता है, लाइटनिंग में. तो हम यहाँ पे से देख लेते हैं ड्रॉ करके कि ये वाला जो पैटर्न है ऐसे ऐसे ऐसे, ये बेसिकली लाइटनिंग का पैटर्न है. ठीक है, ये लाइटनिंग है, नॉट इलेक्ट्रिक करंट. इसमें ये तो होगी लाइटनिंग. अब ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल बर्न. ये इलेक्ट्रिकल इंजरी है जब हाई वोल्टेज होगा, जिसको फ्लैश बर्न भी कहते हैं. ठीक है, कि डिफ्यूज़ कॉन्टैक्ट, मतलब अगर हाई वोल्टेज क्या है उससे तो हल्का सा भी कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा बर्न कर देगा. तो ये वो है क्रोकोडाइल बर्न. पर अगर लो वोल्टेज करंट है तो उससे फर्म कॉन्टैक्ट करके जूल बर्न आएगा. तो फिर इलेक्ट्रिकल से दो बर्न्स आ रहे हैं, क्रोकोडाइल और जूल बर्न. ये हाई वोल्टेज से, ये लो वोल्टेज से. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजरी में जो है अल्टरनेटिंग करंट इज़ मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट. DC AC इज़ मोर डेंजरस. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेथ क्या है, एम्पियरेज. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, एरिदमिया. तो इलेक्ट्रिसिटी से हार्ट ऐसा हो जाएगा, एरिदमिया हो जाएगा इसमें. ठीक है, राइगर मोर्टिस का जो इलेक्ट्रिकल इंजरी में अर्ली ऑनसेट होता है बिकॉज पहले ही वो इतना मसल्स को वो कर चुका होता है ट्रिगर. राइगर मोर्टिस भी जल्दी शुरू हो जाएगा. बोन पर्ल्स दिख सकते हैं ड्यू टू मोल्टन कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, बोन पर्ल्स दिख सकते हैं. ड्राई स्किन इज़ अ बैरियर टू द करंट. सो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होती है वो ड्राई स्किन में होती है. देन क्रश इंजरी में ऑल्सो अकर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल बर्न्स. ठीक है, क्रश इंजरी भी हो सकती है. रैप्डोमायोलाइसिस होगा क्योंकि वो मसल्स में बिल्कुल ही मतलब मसल ब्रेक डाउन हो जाएगा काइंड ऑफ. इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, विद एग्रेसिव हाइड्रेशन. ठीक है, बस ये तो छोड़ो वैल्यू. ये था इंजरी में. थर्मल इंजरीज अब क्या होती हैं, और ये है सबसे पहले फ्लेक्शन पोजीशन, हीट स्टिफनिंग या प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड या बॉक्सर्स एटीट्यूड. ये क्यों है, हीट मीडिएटेड प्रोटीन कोएगुलेशन की वजह से हुआ है. ये एंटीमॉर्टम भी हो सकता है, पोस्टमॉर्टम भी हो सकता है जब मोर देन 65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो. ये क्या है, हीट रप्चर. अब इसमें क्या है, हीट रप्चर में इसकी इरेगुलर मार्जिन्स होती हैं पर अंदर नर्व्स एंड वेसल्स इंटैक्ट है. ये इंपॉर्टेंट है कि नर्व्स एंड वेसल्स तो इंटैक्ट ही है अंदर. ठीक है, हीट रप्चर वर्सेस लैसरेशन डिफरेंस आ सकता है इसमें. इरेगुलर मार्जिन है, देयर इज़ नो ब्लीडिंग और इंटैक्ट नर्व्स एंड वेसल्स है. देन नेक्स्ट ये क्या है, ये एक है हीट फ्रैक्चर, एक है स्कल फ्रैक्चर. देखो हीट फ्रैक्चर में बेसिकली क्या होता है कि इतनी ज़्यादा हीट है कि अंदर से गैसेस एकदम ऐसे फट के बाहर आती हैं. तो गैसेस बाहर आ रही हैं, इवेपोरेशन हो रही है गैसेस की, तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड एलिवेशन होते हैं. तो हीट फ्रैक्चर में आउटवर्ड एलिवेशन है ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ गैसेस. स्कल फ्रैक्चर में क्या, ये इनवर्ड डिप्रेशन है. ठीक है, इसमें फ्रैक्चर ऐसे टूटा तो ये इनवर्ड हो गया, तो ये स्कल फ्रैक्चर होता है. ठीक है, अब उसके बाद EDH विद हनीकूम्ब अपीयरेंस, बाइलेटरल डिफ्यूज. तो ये क्या होगा, बट ब्रेन इंटैक्ट इज हीट हेमेटोमा. मतलब ब्रेन वैसे तो ठीक है, बस हाँ थोड़ा सा हेमरेज हुआ, EDH एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज हुआ. पर अब क्या है, हनीकूम्ब अपीयरेंस है और वो बाइलेटरल है, डिफ्यूज है, तो दिस कैन बी हीट हेमेटोमा. तो एक अलग से केस याद रखना, हनीकूम्ब बाइलेटरल डिफ्यूज हीट हेमेटोमा. ये क्या है, क्रोज फुट जो होते हैं वो एंटीमॉर्टम बर्न्स में होते हैं ड्यू टू सूट पार्टिकल कलेक्शन नियर द आई. तो ये याद रखना है, जो क्रो होते हैं ना वो सुबह सुबह आके क्या क्या करते हैं, इसे याद रखो. तो इट इज़ AM बर्न, दैट इज़ एंटीमॉर्टम बर्न, क्रोज फुट. ठीक है, सूट पार्टिकल्स की वजह से. अब हीट क्रैम्प्स वर्सेस एग्जॉशन वर्सेस स्ट्रोक. हीट, पहले तो देखो नाम से पता लग रहा है कौन सा ज़्यादा सीवियर है. सबसे ज़्यादा सीवियर हीट स्ट्रोक है, सबसे कम सीवियर हीट क्रैम्प्स है, बीच में हीट एग्जॉशन है. ठीक है, मैंने फ़र्क क्या है कि हीट क्रैम्प्स में सिर्फ क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने लग गया बंदे में, पर अगर साथ में डिहाइड्रेशन भी होने लग गया तो हीट एग्जॉशन होने लग गया.
ठीक है। हीट स्ट्रोक में क्या है कि अब कोर टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया और साथ में कोई हीट स्ट्रेसर है एंड CNS डिसफंक्शन भी हो रहा है, न्यूरो डिसफंक्शन के चेंजेस क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो दैट इज़ हीट स्ट्रोक। इट कैन बी क्लासिकल और एक्सर्शनल। क्लासिकल में स्वेटिंग नहीं होती, एक्सर्शनल में स्वेटिंग मे बी सेम। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स का हो गया। इसमें हीट स्ट्रोक में क्या हुआ कि जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है जो कूल कर रहा था, AC होता है ना एंटीरियर हाइपोथैलेमस, वो गिव अप कर देता है, तो इसलिए बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। हीट एग्जॉशन फिर क्या हो गया, समथिंग बिटवीन द हीट क्रैम्प्स एंड हीट स्ट्रोक। अब इनमें क्या हो रहा है कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, BP कम हो जाएगा और प्यूपिल में मियोसिस हो जाएगी। ठीक है, सो प्यूपिल में मियोसिस होगी, हार्ट रेट बढ़ गया एंड BP कम हो गया। देन मोटोलोव कॉकटेल क्या है, ये इंसेंडियरी वेपन है बॉटल के साथ। ठीक है, ऐसे ही शक्ल याद रखना, इसका मोटोलोव कॉकटेल है ये। नेक्स्ट इज हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीमोर्टम एंड पोस्टमॉर्टम बर्न्स। ठीक है, ये सारा कुछ चेरी रेड ब्लड, सूट, रेड लाइन ऑफ रेडनेस, वाइटल रिएक्शन, ये सब कुछ किस में होगा, ब्लिस्टर्स कंटेनिंग द फ्लूइड्स, ये सब, और कंजेस्टेड ऑर्गन्स, ये सब एंटीमोर्टम बर्न्स में होगा। पोस्टमॉर्टम बर्न्स में बस एक चीज़ है, दैट इज ब्लिस्टर कंटेनिंग गैस, तो पोस्टमॉर्टम में क्या होगी, गैस। ऐसे ब्लिस्टर्स होंगे, इसके ब्लिस्टर्स में फ्लूइड है, इसके ब्लिस्टर्स में गैस है। ठीक है, अब ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और केमिकल बर्न, इनमें कैसे डिफरेंस क्रिएट होगा। ड्राई हीट से क्या होता है, चारिंग, सिंजिंग, ब्लैकनिंग, बेसिकली काला काला हो गया। पर मॉइस्ट हीट दैट इज स्कैल्ड बोलते हैं जिसको, मोर देन 65 डिग्री सेल्सियस में, उसमें क्या होता है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, स्प्लैशिंग हो जाती है, लाइन ऑफ रेडनेस या डिमार्केशन आ जाती है, सडन मतलब सॉडन स्किन होती है, सॉरी सडन बोल रही हूँ, ब्लिस्टर, स्प्लैशिंग, लाइन ऑफ रेडनेस, सॉडन स्किन। केमिकल बर्न्स में क्या होगा, अल्सर, डिस्टिंक्ट कलरेशन, कोई ब्लिस्टर्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट विशन्यूस्की अल्सर क्या होते हैं, ये हाइपोथर्मिया की वजह से होंगे, तो याद रखना है विशन्यूस्की अल्सर्स कोल्ड की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, कोल्ड की वजह से। तो इसमें उल्टा क्या होता है, बंदे को पहले ठंड लग रही है बट वो पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग करने लग जाता है और कहीं जाके छुप जाता है और मर जाता है, हाइड एंड डाई। फैटी नेक्रोसिस जो होता है किसका, पैंक्रियास का। ब्राइट पिंक हाइपोस्टेसिस हो जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं विशन्यूस्की अल्सर या फिर बहुत ज़्यादा हाइपोथर्मिया में। बेसिकली नॉट एक्जैक्टली इन विशन्यूस्की अल्सर, इन हाइपोथर्मिया ये सब हो रहा है, और विशन्यूस्की अल्सर भी हाइपोथर्मिया में हो रहा है। अब आते हैं कर्लिंग वर्सेस कुशिंग वर्सेस कैमरॉन अल्सर। कर्लिंग अल्सर बर्न में होता है, ठीक है, कर्लिंग बर्न। ठीक है, कुशिंग अल्सर किस में होता है, हेड इंजरी, हेड इंजरी में। ठीक है, कैमरॉन अल्सर स्लाइडिंग हर्निया, हियाटल हर्निया, तो ये याद रखना है, स्लाइडिंग हर्निया में कैमरॉन, कैमरा मैन ऐसे स्लाइड करके जाता है अपना शॉट लेने ऐसे। ठीक है, चलो ये पेज हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जब हाँ वो होते हैं ब्लास्ट इंजरी होती है, तो उसके अंदर हमें पता है, ये पिक्चर के लिए मैंने ये स्लाइड रखी है इंपॉर्टेंट, कि इसे ब्लास्ट हुआ। अब प्राइम एक होता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमरी होता है ब्लास्ट वेव की वजह से, तो फिर उसमें हमें क्या रखना है, TLC। ठीक है, सबसे ज़्यादा T, फिर L, फिर C। T से क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। L से क्या है, लंग ब्लास्ट हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ ना बेसिकली जो एयर को वो करके रखा है पहले वो ब्लास्ट होएगा, तो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ब्लास्ट लंग, फिर जो बॉवल है उसकी परफोरेशन हो सकती है बेसिकली कोलन की। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया जो ब्लास्ट की वजह से हुआ। देन सेकेंडरी आते हैं जो कि पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा या लैसरेशन, जैसे चीज़ें उड़ उड़ के जा रही हैं और पेनिट्रेट कर रही हैं, ये देखो कोई कील उड़ के चला गया, कोई भी छोटे मोटे वेपन की जो चीज़ें होती हैं वो उड़ के जाकर लैसरेशन करती हैं, उसे सेकेंडरी ट्रॉमा बोलते हैं। इसमें हमारे पास होता है मार्शल ट्रायड, तो हमें याद रखना है मार्शल ट्रायड जो है वो सेकेंडरी में है। इसमें क्या होता है, ACL दैट इज़ एब्रेजन, कंट्यूजन, लैसरेशन, वही 3 तरह की जो हमें इंजरियाँ पता है, एब्रेजन, लैसरेशन, कंट्यूजन। ठीक है, देन टर्शरी। अब इसमें क्या हुआ कि बंदा उड़ के गिर गया तो उसकी वजह से उसे ब्लंट ट्रॉमा और फ्रैक्चर्स हो गए, इसमें यही था बस मेनली। तो इसमें उसको हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी, फ्रैक्चर ये सब हो जाएंगे। यही चीज़ अगर अंडर वाटर होएगी तो यहाँ पे जो TLC है उसमें सबसे ज़्यादा GI इफेक्ट हो जाएगा अंडर वाटर में। ठीक है, GI सिस्टम में से। देन नेक्स्ट स्कल फ्रैक्चर्स। ठीक है, स्कल फ्रैक्चर्स में अब क्या हो रहा है, ये देखो ये लीनियर या फिशर फ्रैक्चर है मोस्ट कॉमन, इसमें कुछ नहीं बस ऐसे सीधा कट है।
और ये क्या है, डिप्रेस्ड या सिग्नेचर फ्रैक्चर। डिप्रेस हो गया, इसे सिग्नेचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि अबाउट द ऑब्जेक्ट किस चीज़ से हुआ है, उसका सिग्नेचर भी इसके ऊपर रह जाएगा। इसमें मैक्सिमम इंजरी होती है क्योंकि ये ब्रेन को अंदर से इंजर कर रहा है, ये खुद ही नहीं टूट रहा, अंदर से ब्रेन को भी इंजर कर रहा है। वर्सेस सूचर। सूचर को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सूचर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, अगर इस साइड है तो इस साइड भी होगा, उसमें सिरेशंस प्रेजेंट होगी, वो एकदम ऐसे कट नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पिंग पोंग बॉल किस में दिखेगी, जिनमें ज़्यादा बोन्स फ्लेक्सिबल होंगी, दैट इज चिल्ड्रन में भी। सो पिंग पोंग या फिर पॉन्ड फ्रैक्चर भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, बोर सा हो गया, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इसमें मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो जाएंगी। देन दिस पिक्चर में देखो, ये है फोरामेन मैग्नम का रिंग फ्रैक्चर राउंड दी फोरामेन मैग्नम ड्यू टू एक्सियल फोर्स, या तो बंदा ऊपर से फॉल फ्रॉम हाइट, जिसमें से परपेंडिकुलर फोर्स मिल रहा है बेसिकली, फॉल फ्रॉम हाइट या फिर हैवी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन यू, तो ये हो सकता है। देन मोटरसाइकिलिस्ट या फिर हिंज फ्रैक्चर है नेक्स्ट। इसमें क्या है, ये पूरा ही टूट गया स्कल, मतलब बिल्कुल यहाँ से यहाँ बाइसेक्ट ही हो गया स्कल बोन्स, ठीक है, दो हिस्सों में ही टूट गया। सो दैट इज मोटरसाइकिलिस्ट या फिर हिंज फ्रैक्चर। अब ये क्या है, सूचरल डायस्टेटिक फ्रैक्चर। इसमें क्या है कि जहाँ पे सूचर था वो ओपन अप हो गया, वो वाली जगह। ल्यूसिड इंटरवल ईडीएच एसडीएच दोनों में हो सकती है, ईडीएच में ज़्यादा होती है, और इस इंटरवल के दौरान वैलिड है, एविडेंस वेल क्रिमिनली लायबल है, सब कुछ है, ठीक है। देन अब आगे गन के अंदर मार्किंग्स, जो प्राइमरी मार्किंग्स होती हैं, इस पर क्वेश्चन आया था, तब मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने इसमें डाला है कि जो प्राइमरी मार्किंग्स होती हैं वो हमें गन की क्लास या मैन्युफैक्चर के बारे में बताती है, पर अगर हमें उसी पर्टिकुलर गन के बारे में जानना है, इंडिविजुअल गन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो सेकेंडरी मार्किंग्स होती हैं। बुलेट फिंगरप्रिंटिंग में दोनों काम आएंगी, प्राइमरी या सेकेंडरी, पर जो स्पेसिफिक ज़्यादा है वो कौन सी है, सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। और हम क्या करते हैं, गन शॉट रेजिड्यू के लिए जीएसआर गन शॉट रेजिड्यू को लेके हमें तो डर्मल नाइट्रेट टेस्ट कर सकते हैं। गन शॉट रेजिड्यू कलेक्टेड यूजिंग पैराफिन वैक्स, ठीक है, उसे हम पैराफिन वैक्स से कलेक्ट करेंगे। जो बेस्ट टेस्ट है फॉर गन शॉट रेजिड्यू वो क्या है, SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विद एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे, जो भी है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो कि ऐसा सा बड़ा सा नाम जो है वो बेस्ट है। देन कैनेडी फिनोमिना क्या होता है कि वो हाइड्रोजेनिक मैनिपुलेशन ऑफ वूंड, ठीक है, डॉक्टर ने उसको मैनिपुलेट कर दिया, कुछ गलत झूठ, ठीक है। देन राया लासिमा फिनोमिना है कि जैसे कहीं पे स्टैब, पहले बंदा मर गया, उसे मार दिया बुलेट से, ठीक है, फिर उसके अंदर तुमने उसको स्टैब कर दिया जान के, मतलब बुलेट रख दी काइंड ऑफ, ये शो करने के लिए कि ये इससे हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता, स्टैब देन बुलेट मैनुअली, पहले उसे मार दिया फिर उसके अंदर बुलेट रख दी, तो उसे क्या बोल रहे हैं, राया ला सीमा ही ऐसी हरकतें कर सकती है, ठीक है, मार मूर के एंड में बुलेट रख देगी। चलो पैराडॉक्सिकल सीमा, वो सिया से कंफ्यूज हो गई मैं, पर ऐसे याद रख लो ना, वो सीमा सिया आजकल सबकी न्यूज़ें आ ही रही हैं, सीमा, ठीक है। अब पैराडॉक्सिकल गन में क्या है, ये मिक्सचर ऑफ बोथ स्मूथ बोर गन विद टर्मिनल राइफलिंग, तो जिसमें राइफलिंग भी हो और स्मूथ बोर भी हो, तो उसे हम दोनों को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल गन। अब टाइप ऑफ बुलेट्स में अब कई तरह के पिक्चर्स बस दिखाने के लिए कि टेंडम पिगी बैंक बुलेट, ये दो निकलते हैं, जिसमें से ये देखो जैकेटेड बुलेट जो है ये डमडम बुलेट है, ठीक है, डमडम इज़ बेसिकली प्लेस इन वेस्ट बंगाल, चलो छोड़ो। फिर उसके बाद ये क्या है, पूरी तरह से टूट गई, दिस इज़ फ्रेंजिबल बुलेट। ये क्या है, रिकोशिट बुलेट, ठीक है, ये पहले कहीं बजती है, टूट जाती है, फिर जाके लगती है और सेम साइड से ही गुजर जाती है, मतलब सेम साइड से एंट्री एग्जिट हो जाती है, मैंने आगे लिखा हुआ है इसको नोट्स में, तब भी करा दूंगी। देन की होल क्या है, टेंजेंशियली, जैसे मान लो ये था इनर टेबल या आउटर टेबल स्कल का, ठीक है, टेंजेंशियली चलेगी बस एक होल बना के, की होल बना के, तो वो ऐसे ही गुजर गया आउटर टेबल से, तो उसे हम बोलेंगे की होल। गटर फ्रैक्चर क्या होता है, आउटर टेबल का फ्रैक्चर गटर फ्रैक्चर होता है, गटर बना दिया, बाहर से ही बनेगा ना, अंदर से तो नहीं बनेगा गटर, पहले बाहर से खोदेंगे, ठीक है। देन क्रॉनलीन शॉर्ट में क्या होता है कि क्रॉनलीन में ब्रेन की इविसरेशन होने लग जाती है। देन व्हाट इज ब्लो बैक फिनोमिनन, बैक स्पैटर, ये तो मूवी में हम इतनी बार देख चुके हैं, जब हम गोली मारेंगे तो वो जो बंदे का ब्लड हो गया या उसके फ्रैगमेंट्स हो गए बंदे के टिश्यू के, वो आके या तो बैक मतलब बैक आएंगे, और या तो वो गन पे या फिर बंदे के ऊपर आके छिट्टे गिर जाते हैं ना, तो दिस इज़ दैट, कि इससे हमें पता लग जाएगा। फिर ब्लो बैक फिनोमिना, बैक स्पैटर इज द बैकवर्ड एंट्री ऑफ ब्लड टिश्यू एंड बोन या brain fragments into the muzzle या barrel due to negative pressure created after firing. It is best seen in contact gunshot wounds of the head
इट इज़ स्पेशली विद लार्ज बोर, सबसे ज़्यादा लार्ज बोर वेपन से होता है ये, और कॉन्टैक्ट गन शॉट्स में होता है। ठीक है, दूसरे वाले में तो दूर होएंगे ना, कॉन्टैक्ट वाला ही पास होता है। देन एस्फिक्सियल डेथ्स, एस्फिक्सियल डेथ्स जिसमें सांस नहीं आती है ना, तो ब्रीथ नहीं कर पाता, तो हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन, ड्राउनिंग, इन सब में होता है। सबसे पहले ड्राउनिंग की बात कर लेते हैं। ड्राई ड्राउनिंग क्या होता है कि अभी वो पानी में गया ही नहीं, अभी जाने ही लगा था, लेरिंगोस्पाज्म हो गया, तो अभी उसके अंदर पानी घुसा ही नहीं, पहले ही वो मर गया बंदा, मतलब मर गया इन द सेंस ड्राउनिंग होगी, डूब गया। ठीक है। देन नियर ड्राउनिंग क्या होता है कि अब डेथ होगी ड्यू टू अदर कॉम्प्लिकेशंस, एग्जैक्टली ड्राउनिंग की वजह से नहीं, पर अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक सेप्सिस, हाइपोथर्मिया, इन सब की वजह से, कि बस ड्राउनिंग हो ही रहा था और साथ में कुछ और हो गया, ड्राई में लेरिंगोस्पाज्म हो गया। इमर्शन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें कोल्ड की वजह से वेजोवेगल शॉक हो जाता है और फिर कार्डियल वेगल इनिबिशन हो जाती है, कार्डियक मतलब इनिबिशन हो गई कार्डियक। अब एक नॉन स्पेसिफिक सा साइन है, ठीक है, कि पानी के अंदर रह के हाथ ऐसे हो जाते हैं, हमें पता है, इसको हम बोलते हैं वॉशर विमेन हैंड्स। बड़ा ही नॉन स्पेसिफिक साइन है, तो किसी का भी पानी में हाथ पड़ा रहेगा तो ऐसे हो जाएंगे, तो हमें पता नहीं लग सकता कि एंटीमॉर्टम है या पोस्टमॉर्टम है। ठीक है, पर इससे हमें टाइम सिंस डेथ का आइडिया लग सकता है कि अगर तो अभी बंदा डूबा है फिर तो नहीं एकदम से ही हो जाएगा, तो एग्जैक्टली हमें इसका यही फ़ायदा है बस कि टाइम सिंस डेथ बता देंगे। सिमिलरली क्यूटिस एंसरीना, ये गूज फ्लैश जो स्किन में ऐसे ऐसे हो जाती है, पूरी स्किन गूज फ्लैश हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन स्पेसिफिक, पता नहीं एंटीमॉर्टम है या पोस्टमॉर्टम है, उसमें भी नहीं पता चलता। देन हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग, इसमें क्या होता है, फ्रेश वाटर है तो ऑब्वियसली हीमो डाइल्यूशन होएगी, सॉल्ट वाटर में नमक है तो हीमो कंसंट्रेशन होएगा, तो फिर क्या होगा, हीमो डाइल्यूशन में सोडियम क्लोराइड कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से आरबीसी लाइज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डाइल्यूशन अगर होगी तो आरबीसी के लाइज होने से पोटेशियम बढ़ेगा, मतलब पोटेशियम वाटर की वजह से नहीं बढ़ रहा, आरबीसी के लाइसिस की वजह से बढ़ रहा है। अब पोटेशियम बढ़ेगा तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या हो जाएगा, एरिथमियाज। अब इसमें क्या होगा, हीमो कंसनट्रेशन में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, जो भी सब कुछ पानी में था सारा कुछ ब्लड में बढ़ गया, ब्लड थिक हो गया, अब वो मायोकार्डियल अनॉक्सिया हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि थिक हो गया ब्लड। इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बेस्ड ऑन सीएल। ठीक है, ये याद रखना सीएल। तो हम क्या करते हैं, गेटलर्स टेस्ट, गेटलर्स टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्योंकि इसमें क्लोरीन बढ़ा हुआ है तो इसमें हम हार्ट चेम्बर में देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्लोराइड ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, क्लोराइड कम होगा इन द हार्ट चेम्बर इन लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो हम बेसिकली डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में क्लोराइड कम है, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में क्लोराइड ज़्यादा है। अब हमने एंटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम के लिए देखना है क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग में क्या क्या हो रहा है, हम तो उस हिसाब से हम पहचान लेंगे कि पोस्टमॉर्टम है या एंटीमॉर्टम। एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कैडेवरिक स्पाज्म दिखता है। ठीक है, ये तो अब इतनी बार कर लिया है। इसमें क्या होता है कि बंदा अगर उस टाइम जिंदा था, जब डूब रहा था, तो अपने आपको बचाते बचाते घास को पकड़ेगा, तो उसने अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए वो एटीपी चाहिए, पर वो मर गया, उसके पास एटीपी नहीं है तो रिलैक्सेशन नहीं होती। सो राइगर मोर्टिस, पर ये राइगर मोर्टिस नहीं है, ये कैडेवरिक स्पाज्म है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एटीपी इज़ नॉट नीडेड फॉर कॉन्ट्रैक्शन बट इट इज़ नीडेड फॉर रिलैक्सेशन, तो इट इज़ परसिस्टेंट। ठीक है, राइगर मोर्टिस इज प्रोसीडेड बाय द फेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन। तो ये क्यों नहीं है राइगर मोर्टिस, क्योंकि राइगर मोर्टिस में तो एक रिलैक्सेशन फेज भी आता है। ठीक है, तो वो चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा कभी भी कैडावरिक स्पाज्म में, अगर एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग होएगा। कैडावरिक स्पाज्म कैन बी सीन इन ड्राउनिंग, सुसाइडल गन शॉट, वो गन अगर मान लो उसने पकड़ी हुई है, खुद को मार दिया, वो हाथ उसका गन में ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, इलेक्ट्रोक्यूशन। ठीक है, ये तीन चीज़ों में स्पाज्म होता है, कैडेवरिक स्पाज्म। अब डायटम टेस्ट क्या होता है, जो डायटम है वो क्या है, बेसिकली एल्गी है। ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि वाटर बॉडीज़ में होता है, तो इससे हमें ये भी पता चल सकता है, हम एल्गे देखेंगे टेस्ट करके कि भाई बोन मैरो में, ऑर्गन्स में वो वाले डायटम्स हैं या नहीं। उन डायटम्स का एक सिलिका शेल होएगा, वो एसिड और एल्कली रेजिस्टेंट होते हैं, तो अगर हमें डायटम्स दिख गए तो फिर हम उसको वाटर बॉडी से मैच भी कर सकते हैं कि हाँ यहीं पे हुई है इसकी ड्राउनिंग या नहीं। ठीक है, सब बस याद रखना है, यूनिसेलुलर एल्गी हैं। देन पॉल्ट ऑफ हेमरेज, पॉल्ट ऑफ प्लूरल हेमरेज, पॉल्ट ऑफ पी से पॉल्ट ऑफ हेमरेज है, पी से प्लूरल है, तो ये प्लूरल हेमरेजेस हैं जो एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग में दिखते हैं। और एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग बंदे के मुंह से फ्रॉदिंग भी दिखेगी, एम्फाइसीमा एक्वसम भी होगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग के, कैडावरिक स्पाज्म, डायटम टेस्ट, पॉल्ट ऑफ प्लूरल हेमरेजेस, फ्रॉदिंग एंड एम्फाइसीमा एक्वसम। ये हो गया ड्राउनिंग। देन ऐसे पिक्चर्स के लिए फटाफट से करते हैं,
पिलो रख दिया, ये क्या है स्मॉदरिंग। ये इसके मुंह में कपड़ा डाल दिया, ये क्या है गैगिंग, गैग रिफ्लेक्स टाइप। ठीक है, अगर ये फंस जाता है कुछ तो हम क्या करते हैं एडल्ट में, हेमलिच मैन्यूवर। ठीक है, पीछे से उसको ऐसे अपवर्ड्स करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। ये सब कॉन्शियस पेशेंट में होता है सिर्फ और सिर्फ, नहीं तो हमें CPR ही करना है अगर अनकॉन्शियस है। बच्चे में क्या करते हैं, लेस देन 2 ईयर्स के बच्चे में 5 बैक थ्रस्ट और फिर 5 चेस्ट थ्रस्ट, बैक ब्लोज या बैक थ्रस्ट कुछ भी कह सकते हैं। कैफे कोरोनरी क्या है, मिसनोमर है, डेथ हो जाएगी इन ड्रंक को 20 इंडिविजुअल ड्यू टू चोकिंग ऑन फूड एस्फिक्सिया की वजह से, अपीयर्स एज सुसाइड एज कार्डियक अरेस्ट इनिशियली। ये क्या है, एक बंदा इसकी मतलब एक बंदे ने इसका मुंह बंद कर दिया, एक बंदा इसके ऊपर बैठ गया, तो ये स्मॉदरिंग और ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया एक साथ हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं बर्किंग। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज मैस कीमा इकामोसिस, ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया की वजह से हो रहा है ये। तो फिर इसमें बर्किंग में याद रखना 2 पीपल, बर्किंग बाय 2 पीपल। ठीक है, अच्छा चलो मैं ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया बता रही थी कि इसमें क्या कंप्रेस लंग एंड चेस्ट की वजह से ये ऊपर ऊपर जो है इकाइमोसिस हो जाएगा, इसको मास्क इकाइमोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या पोजिशनल एस्फिक्सिया जैक नाइफ पोजीशन में होता है, हमें पता है। ओवरलेइंग है कि बच्चा सो रहा है उसके ऊपर ही लेट गए तुम तो उसको दिक्कत हो जाएगी। देन स्ट्रैंगुलेशन, ये सब क्या थे, सफोकेशन, ये सब सफोकेशन से मर रहे हैं। अब स्ट्रैंगुलेशन में क्या है कि हम थ्रोट को ब्लॉक कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल गला घोटना, इसे क्या बोलते हैं थ्रोटलिंग। दिस इज़ मगिंग, ठीक है, जो मतलब ऐसे एल्बो से कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मगिंग में क्या होता है कि या तो चोक होल्ड की भी चोक कर दिया, कि ट्रेकिया कंप्रेस कर दिया उसको, तो एस्फिक्सिया हो जाएगा। अगर कैरोटिड होल्ड किया है तो दोनों साइड्स की कैरोटिड की कंप्रेशन होगी, तो उससे क्या होगा कि कॉन्शियसनेस लूज़ कर देगा बंदा ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ब्रेन। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो प्रेशर पॉइंट है वो सेंटर में ट्रेकिया की तरफ है या दोनों साइड में कैरोटिड की तरफ है। अब नेक्स्ट 2 बैम्बू स्टिक्स लेके बीच में गले को ऐसे दबा दिया, दिस इज बैंस्टोला। ठीक है, ये क्या है गैरोटिंग या स्पेनिश विंडलास। देन एस्फिक्सिया के ट्राइड में क्या क्या होता है, अगर कोई बंदे को सांस नहीं आ रही तो सबसे पहले एक तो क्या होएगा, वो उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ब्लू हो जाएगा, साइनोसिस। ठीक है, दूसरा उसमें क्या हो जाएगा कंजेशन। ठीक है, और फिर तीसरा क्या है, उसकी आंखों में टार्डियो स्पॉट्स दिखेंगे, ब्लीडिंग स्पॉट्स इन कंजंक्टिवा। सो एस्फिक्सिया का ट्राइड क्या है, CCT का साइनोसिस, कंजेशन, टार्डियो स्पॉट्स, दैट इज इन कंजंक्टिवा। CCC ही है, कंजक्टाइवा की ब्लीडिंग, साइनोसिस, कंजेशन, बस हमने टार्डियो स्पॉट्स याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन और चीज़ें हैं। पहले हम ये देख लेते हैं क्या लिखा है, प्रिंसलोस गॉर्डन आर्टिफैक्ट। ये क्या होता है, नेक हेमरेज पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट, देयरफॉर नेक को लास्ट। ठीक है, तो प्रिंसलोस गॉर्डन आर्टिफैक्ट क्या होता है कि हमें नेक हेमरेजेस दिख सकते हैं पर वो एक पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट होते हैं, तो इसलिए हम हमेशा नेक को लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ताकि ब्लडलेस फील्ड मिले। देन अंडरटेकर फ्रैक्चर क्या होता है, C6 C7 का फ्रैक्चर होता है, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी जब हो रही होती है तो मतलब तब इंजरी हो जाती है। ठीक है, हैंगिंग हुंगिंग से नहीं होती है C6 C7 का, पता नहीं C7 क्या है, हाँ C6 C7 का है, पर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी के टाइम पे हुआ फ्रैक्चर। देन लिविडिटी इन हैंगिंग कैसे होती है, डिपेंडेंट पार्ट्स में होगी, तो फिर ग्लव एंड स्टॉकिंग पोजीशन में होती है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन क्या है। हैंगिंग है तो फिर डायरेक्शन ओब्लिक होगी, नॉन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, से लेकिन ये ओब्लिक किस में नहीं होगी, अगर पार्शियल हैंगिंग है, तो ये याद रखना है, मतलब लॉजिक लगाओ अपने मन में, पिक्चर क्रिएट करो। अगर पार्शियल हैंगिंग है मतलब वो ग्राउंड को टच कर रहा है उसका फीट, तो कई बार सीधी भी हो सकती है वो। ये ओब्लिक कब होगी, कंप्लीट हैंगिंग में। सो हैंगिंग में ओब्लिक डायरेक्शन होगी, नॉन कॉन्टिन्यूअस होगी, लेवल इन द नेक अबव द थायराइड होएगा, पेल हार्ड पार्चमेंट लाइक हो जाएगा, और हाइयोइड फ्रैक्चर कैसा होगा, एबडक्शन फ्रैक्चर। ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन में क्या है, ट्रांसवर्स ऐसे ही स्ट्रैंगुलेट करेंगे ना, और कंटिन्यूअस होगा। लेवल इन द नेक जो है वो एट या बिलो द थायराइड होगा, ये सॉफ्ट और रेडिश होगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रैंगुलेशन, ऐसे सॉफ्ट, H से हैंगिंग, H से हार्ड। ठीक है, और इसमें सैड याद रखना, दैट इज स्ट्रैंगुलेशन में एडक्शन फ्रैक्चर होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सैड याद रखो, स्ट्रैंगुलेशन में एडक्शन फ्रैक्चर, हैंगिंग में एबडक्शन फ्रैक्चर। ठीक है, एंटीमोटम हैंगिंग का श्योरेस्ट साइन क्या होता है, जब ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा हो जाए। अब ये क्या है, और कि ये जो हाइयोइड फ्रैक्चर है सबसे ज़्यादा होते हैं मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में, मैक्सिमम इंजरी जब खुद ही बंदा कर रहा है। ठीक है, फिर हैंगिंग में, और फिर लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। ये क्या हो रहा है इसको, अब इसकी नॉट है यहाँ पे। ठीक है, तो वन साइड ऑफ द नॉट जो है कंप्रेस कर देगी, वहाँ पे सिंपैथेटिक चेन को बाय द नॉट,
तो मिड्रियासिस हो सकता है एक साइड पे आँख खुली है, एक साइड पे बंद है, इसे और मतलब ऐसे डेविएशन हो जाएगी है ना, माउथ खुल वैसे सब कुछ हो जाएगा एक साइड पे, इसे हम क्या बोलते हैं, ला फेशी सिंपैथेटिक है, ये एंटीमोर्टम हैंगिंग में होता है। व्हाट इज टिपिकल एंड एटिपिकल हैंगिंग? टिपिकल जब नॉट ऑक्सीपुट पे होती है, एटिपिकल जब नॉट एनीवेयर एल्स होएगी, ठीक है। देन हैंगिंग देखो, अब हैंगिंग दो टाइप्स की है, कंप्लीट और पार्शियली मैंने बता दिया। कंप्लीट जब फुल वेट लगता है उसका, मतलब उसका वो फीट ना ग्राउंड को टच नहीं करते। पार्शियल होते हैं जब फीट ऑन ग्राउंड है और इसमें हेड ही कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स होता है, इसका तो फुल बॉडी वेट ही लग रहा है ना इस पर कंप्लीट पे। देन एक हैंगिंग में हमें और क्या दिखते हैं, ट्रांसवर्स टीयर्स इन द कैरोटिड, इसे हम एमोसेट साइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने उससे कंफ्यूज नहीं करना। एक और ट्रांसवर्स टीयर्स इन अयोटा होते हैं, आई थिंक लैडर रग, वो मैं आगे कराऊंगी। तो अब याद रखना है, एमोसेट इज ट्रांसवर्स इन कैरोटिड। साइमन ब्लीड्स होती हैं एपिड्यूरल वेसल्स की ब्लीडिंग के उसके वजह से साइमन ब्लीड्स, ये तो हमने कर ही लिया एस्फिक्सिया का, ठीक है। तो ये तीन तरह के हेमरेज हम करेंगे। पल्टफ जो अभी हमने कहाँ करे, प्लूरा में, ठीक है, वो किस में थे, ड्राउनिंग में। अब हमने साइमन ब्लीड्स के जो एपिड्यूरल वेसल में हो रही है, और टार्डियो स्पॉट्स का क्या, कंजंक्टिवा में ब्लीडिंग होती है एस्फिक्सिया की वजह से, ठीक है। अब देखो जो हमारे यहाँ पे वेट टू ऑब्स्ट्रक्ट, IJV 2 किलो में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। CCA 5 kg में, ट्रेकिया 15 kg में, और वर्टिब्रा जो है वो 50 kg में। तो ऐसे करके धीरे धीरे वेट के हिसाब से हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं या मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट होते रहते हैं, ठीक है। देन आ गया ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन, चलो ठीक है, इसमें कर लेते हैं, आधा मैंने बाद में कराया हुआ है, इसमें फटाफट से ही कर लेते हैं। सबसे पहले लोकार्ड्स प्रिंसिपल जो है उसने किस पे एक्ट किया, लोकार्ड्स ने एक तो हमें पता है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज दी थी कि कभी भी कुछ होता है तो एक दूसरे का ट्रांसफ़र ऑफ चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं तो एविडेंस मिल ही जाएगा। और दूसरा इसने स्वेट ग्लैंड्स के पोर्स पे स्टडी की थी, दैट इज़ पोरोस्कोपी, ठीक है। अब ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले आ गया टीथ में हमें क्या याद रखना है कि जो बेस्ट मेथड है वो FDI मेथड होता है, ठीक है। और कैराबल कस्प टीथ जो है वो कॉकेशियंस में होंगे। टीथ के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, गस्टैफ्सन्स क्राइटेरिया मोर देन 25 ईयर्स में होगा, पर वो याद रखना है। डेंटिशन का क्राइटेरिया क्या है, गस्टैफ्सन्स क्राइटेरिया, वो किस में होगा, मोर देन 25 ईयर्स में। मैं 25 ईयर्स की हूँ तो आप मेरे में कर सकते हैं गस्टैफ्सन्स क्राइटेरिया। देन मोस्ट रिलायबल क्या होता है, रूट की ट्रांसपेरेंसी। गस्टैफ्सन क्राइटेरिया में 5-6 पॉइंट्स होते हैं, पर उसकी मोस्ट रिलायबल चीज़ है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रूट। इनैमल पर्ल्स या फिर टोरोडोंटिज्म बुल जॉ में, मोंगोलॉइड्स में दिखते हैं। इनैमल पर्ल्स, टोरोडोंटिज्म, बुल्स जॉ, मोंगोलॉइड्स। नेक्स्ट ये हो गया टीथ के बारे में, ठीक है। अब टीथ टेम्पररी होते हैं, परमानेंट होते हैं, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, टेम्पररी होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो हमने दोनों को 6 से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको 6 मंथ से स्टार्ट करना है, इसको 6 ईयर से स्टार्ट करना है। इसका क्या है, IMCM, ठीक है, IMCM। इसका तो कोई निमोनिक नहीं, ऐसे याद रख लो IMCM, सोचो मैं CM हूँ, ठीक है। IMCM टेम्पररी CM बना मैं एक दिन के लिए बंदा, ठीक है, IMCM। तो इसमें क्या रख 6 का टेबल लिखेंगे, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। टोटल हमारे पास कितने होते हैं टेम्पररी टीथ, 20, ठीक है। और ये हो गया बस। M क्या है, मोलर 1, मोलर 2, इसमें प्री मोलर नहीं होते टेम्पररी टीथ में, ठीक है। तो इंसाइजर, मोलर 1, कैनाइन, मोलर 2, ये इतने मंथ्स पे आ ही जा रहे हैं अपना। अब परमानेंट टीथ का निमोनिक सबको पता है, मम्मी क्राइंग इन पेन, मम्मा क्राइंग इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। तो पेन ये क्या है, प्रीमोलर 1, प्रीमोलर 2, मम्मी मोलर 1, ये सब ये तो हम डाइसेक्ट कर ही लेंगे ना अब, ठीक है। तो ये 6 ईयर से शुरू, अब इसमें काउंटिंग शुरू कर दो, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, 11 ईयर, और फिर ये 12 to 14 मोलर 2, और लास्ट में 17 to 25, ठीक है। 25 ईयर्स तक सारे आ जाएंगे, तो मेरे ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं। विजडम वाला जो है 25 तक आ जाता है, ठीक है। तो ये 6 to 25 ईयर्स है, तो हमने 11 तक काउंटिंग करी, 12 से 14 लिख दिया, 17 से 25 लिख दिया, ठीक है। अब मिक्स डेंटिशन होता है 6 to 11 ईयर्स के बीच में, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 6 से 11 ईयर्स तक ये वाले भी अभी टूटे नहीं होते सारे,
तो याद रखना 6 to 11 में मिक्स डेंटिशन होगा। टोटल 24 टीथ होते हैं। परमानेंट कितने होते हैं कैसे पता करेंगे? एज माइनस 5/4, ये मैं वो याद रखना है फॉर्मूला, एज माइनस 5/4। अब एक ये हो गया टीथ के बारे में। अब सच ये कर लेते हैं, डेंटल मैपिंग टीथ वाला टॉपिक चल रहा है तो एक सबसे पहले तो होता है यूनिवर्सल या डेंटल नोटेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने यूनिवर्स तो है ही मतलब नॉर्मल सा, ठीक है, कि इन्होंने टेम्पररी टीथ को अल्फ़ाबेट दे दिए, परमानेंट टीथ को नंबर दे दिया। कंटिन्यूस ABCDEFGH लिख के नीचे से K से स्टार्ट करके वापस से अल्फ़ाबेट शुरू कर दिए, ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST, बस, ठीक है। परमानेंट में क्या किया? 32 तक काउंटिंग लिख दी, 1 से 16 इधर लिख दी, 17 से 32 इधर लिख दी। पर ये कोई मतलब नहीं, ऐसे ना लाइट रेफ्ट का पता लगता है ना कुछ एग्जैक्टली पता लगता है। तो इसके बाद एक पाल्मर या डेंटल नोटेशन सिस्टम आया, उसने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सेंटर से अपर लोअर ईस्ट लेफ्ट साइड राइट साइड 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। पर हम काउंटिंग कभी पीछे से नहीं शुरू करेंगे, हम बीच में से शुरू करेंगे। टेम्परेरी को फिर ABCD दे दिया, परमानेंट को फिर नंबर दे दिया। सो ABCDE ऐसे चलेगा, इधर का ABCDE ऐसे चलेगा, इधर का ऐसे, इधर का ऐसे, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को बताना है कौन सा ABCD की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैंने बोला ये वाला A, तो मैं समझ गई कि ये वाली बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। और काउंटिंग में परमानेंट है। देन हेडर अप क्या होता है? इसमें कोई अल्फ़ाबेट्स ही नहीं यूज़ किए, वो कहते हैं क्या ABCD और 1 2 3 लिखे हो, सबके बस नंबर होने चाहिए। अब इसमें क्या किया है, और उसने बोला प्लस माइनस लिखो, ऊपर वालों में प्लस नीचे वाले में माइनस, ठीक है। तो इसने ऐसे करके प्लस माइनस शुरू कर दिया, और इसने आगे अब इसने कहा कि चलो नंबर लिख रहे हैं, अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम टेम्पररी वर्सेस परमानेंट में, कि टेम्पररी जो ने तो जाना ही है एक दिन, तो इसलिए इनके आगे क्या लिख दो? 0। तो इसलिए इनके आगे 0 लिखने लग गए हम टेम्पररी के आगे। गॉट इट। अब लास्ट जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो अब ध्यान से सुनना, दैट इज़ FDI, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था ना बेस्ट मेथड FDI है, सब कुछ FDI कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बोला कि नंबर्स तो हम लिख रहे हैं, वैसे कितना कंफ्यूजिंग है कि ये भी 0 1 है, 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 कह लो मतलब। तो इसलिए इससे बेटर है तुम क्या करो, सबको अपना अपना नंबर दे दो हर क्वाड्रेंट को, ठीक है। जैसे मान लो ये बना क्वाड्रेंट, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, पूरा ऐसे क्लॉकवाइज नंबर दे दिया। और फिर उसके आगे लिखते रहो कि जैसे ये अगर 1 है तो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1 2 2 2 3, ऐसे करके वैसे मतलब 10 की लाइन, 20 की लाइन, 30 की लाइन, 40 की लाइन बना दो। और टेम्पररी अगर करना है तो उसको अपने अलग नंबर दो, ऐसे ही नहीं है कि 1 2 3 में दोबारा कंफ्यूज कर लिया। तो टेम्पररी को उसने क्या नंबर दे दिए? 5 6 7 8, फिर से क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, गॉट इट। अभी हो गया टीथ। अब उसके बाद स्कल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है? इसमें ये स्कल की ब्रेड्थ है, ये लेंथ है। तो अगर हमें सिफेलिक इंडेक्स निकालना है रेस देखने के लिए, तो हम क्या करेंगे? B/L ब्रेड्थ अपॉन लेंथ इंटू 100, ठीक है। तो अगर तो ये 70 to 75 आता है, मतलब डोलिको सिफेलिक है, तो वो नीग्रोज होते हैं, ठीक है। नीग्रोज का स्कल जो है वो ऐसे छोटा होगा, ब्रेड्थ अपॉन लेंथ, जिनकी लेंथ ये, ठीक है, चलो जो भी है, छोटा बड़ा मुझे नहीं पता, सीधा याद रखो। 70 to 75 डोलिको नीग्रो, 75 to 80 बीच में हम आते हैं, दैट इज़ मेसेटिकेफेलिक, कॉकेशियंस, एशियंस, है ना। 80 to 85 ब्रैकिकेफेलिक, ये मोंगोलॉइड्स, ठीक है, मोंगोलॉइड्स ब्रैकी हैं, छोटे हैं। तो इंडियन स्कल कैसा होता है? मिज़ेटो या मेसेटिकेफेलिक, ठीक है। DNA सैंपल के लिए हम ब्लड भी, मसल, टीथ सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, पर नेल्स नहीं यूज़ कर सकते। एशलीज रूल स्टर्नम के बारे में बताते हैं, मेल और फीमेल स्टर्नम में डिफ्रेंशिएट करेगा कि मेल स्टर्नम मोर देन 149 mm होगा, फीमेल स्टर्नम लेस देन 149 mm होगा, ठीक है। ड्यूरहैंस जो है, ड्यूरहैन, करन, ब्रॉनर, ये सब इंसैनिटी के लिए होते हैं। क्रॉगमैन एक्यूरेसी जो है वो किस में मैक्सिमम? क्रॉगमैन कहता कि मैं सब में बता सकता हूँ वैसे तो मेल वर्सेस फीमेल, पर हमने बोला कि नहीं, एक सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कैसे पता लगेगा? तो वो कहता कि अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करनी है तो पेल्विस बोन, ठीक है, डन। अब ये क्या है? फिंगरप्रिंट्स, ये ऐसे होता है आर्च, ऐसे होता है लूप, और ऐसे होते हैं वर्ल्स,
मोस्ट कॉमन क्या है, मेरे पास खुद ही मेरे अंगूठे पे हमेशा लूप देखा है मैंने, तो फिर मोस्ट कॉमन इंडियन में लूप्स ही होंगे, ठीक है। तो डेक्टाइलोग्राफी क्या होगी, गैल्टन सिस्टम हम इसमें यूज़ करते हैं, गैल्टन, ठीक है, नाम याद रखो गैल्टन। डेक्टाइलोग्राफी गैल्टन सिस्टम, ये फिंगरप्रिंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं एट 14 वीक्स और फिर 24 वीक्स तक बन जाते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन फीटस बाय 24 वीक्स, 14 से 24। देन क्वेलेट रूल क्या है कि ये फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिकल ट्विन्स में भी अलग होते हैं, तो दिस हेल्प्स अस डिफरेंशिएट बिटवीन द आइडेंटिकल ट्विन्स। Rugoscopy are palatal impressions anterior 1/3 of the hard palate. Rugoscopy, palatal impressions anterior 1/3 of the hard palate. Then superimposition, skull identification with picture. ये तो कुछ नहीं, ईजी है। देन जो ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं, अगर तो कौन सी कंडीशन पे फिंगरप्रिंट्स उड़ ही जाएंगे। अगर मान लो उंगली पे बर्न हो गया, कैसे रहेगा फिंगरप्रिंट, तो बर्न्स के केस में। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि सीलियक डिजीज़ में भी वो चले जाते हैं फिंगरप्रिंट्स। परमानेंट इम्पेयरमेंट किस में हो सकती है, रेडियोथेरेपी, इलेक्ट्रिकल इंजरी और लेप्रेसी में। चेंज इन डिस्टेंस हो सकता है जब वो टिश्यू ज़्यादा ग्रो कर जाए, जैसे कि एक्रोमेगैली या रिकेट्स में। और रिज ऑल्ट्रेशन हो सकती है इन सी, दैट इज़ स्क्लीरोडर्मा, एक्जीमा, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, ठीक है। तो ये नहीं याद रहता, इसे हम रिवाइज कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये क्या होता है, जेंडर के लिए बार बॉडी होती है, हमें पता है कि एक एक्स फीमेल का हो गया, बाकी जितने भी लाइनाइजेशन की वजह से जो भी एक्स हैं वो बार बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। और उनमें क्या होगा, न्यूट्रोफिल डम्बल शेप, जिसे हम डेविडसन्स भी बॉडी बोलेंगे। देन कॉप्रोबेजल इंडेक्स क्या होता है, अगले पेज पे भी है वैसे ही, पर चलो कर लेते हैं। कॉर्पोबेजल, सॉरी, या कॉप्रोबेजल, मैं चेक कर लेती हूँ, अगले पेज पे कर लेते हैं इसको। सो कॉर्पोबेजल जो होता है, इसमें क्या होता है, बेजल मतलब बेस, तो नीचे क्या आ जाएगा, बेस ऑफ सेक्रम। कॉर्पो ऊपर क्या आ जाएगा, S1, सो ब्रेड्थ ऑफ S1 अपॉन द ब्रेड्थ ऑफ बेस ऑफ सेक्रम, तो दोनों में SS वाली चीज़ जानी है, ये S1 वर्टिब्रा है, ये बेस ऑफ सेक्रम है, इंटू 100, इसे क्या होता है, कॉर्पोबेजल इंडेक्स, ठीक है। ये वाला पेज होगा ना सारा, आई थिंक सो, यस। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक पहले ये कर लेते हैं, इन ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर। ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ईजी है कि जो मेडुला होगा ह्यूमन हेयर का वो थिन होगा और फ्रैगमेंटेड होगा अंदर से, तो मेडुलरी इंडेक्स भी कम होगा, लेस देन 0.33, ठीक है। और पिगमेंट यूनिफॉर्म होती है, मेरे अगर बाल ब्लैक है तो ब्लैक ही है ना, ये नहीं है कि कहीं ऊपर ब्लैक नीचे ब्राउन, ऐसे कुछ नहीं है। पर एनिमल्स में ऐसा हो सकता है। एनिमल हेयर जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, ये थिन और फ्रैगमेंटेड थे, कंटिन्यूस और थिक है, मोटे वाला एनिमल्स के, हमारे तो पतले ही हो रखे हैं। मेडुलरी इंडेक्स मोर देन 0.5 होगा एंड पिगमेंट इन मेडुला ओनली। देन पेल्विस, हम फीमेल और मेल पेल्विस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो फीमेल ने बर्थ देना होता है बच्चे को, तो उसका पेल्विस में सब कुछ बड़ा बड़ा होगा एक्सेप्ट फॉर OSA, ठीक है। पेल्विस में क्या याद रखना है, सब कुछ लार्ज और वाइड होता है फीमेल पेल्विस में एक्सेप्ट OSA, क्योंकि OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मैन में ज़्यादा होता है ना, तो अब याद रखो OSA। 3 ही पॉइंट्स याद रखते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है, सेक्रोइलियक जॉइंट सरफेस या किलोटिक लाइन, ठीक है, एसिटाबुलर नॉच या एसिटाबुलम, ठीक है। सो ये पूरे टेबल इससे हो रहा है, इसको याद करने से बेटर है हम ये 3 पॉइंट्स याद कर लें, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, सेक्रोइलियक जॉइंट सरफेस या किलोटिक इंडेक्स, एसिटाबुलर नॉच। देन स्कल की बात करें, ये स्कल है, ठीक है, इसमें सब कुछ मेल में ज़्यादा होता है एक्सेप्ट कुछ फीचर्स जो फीमेल्स के ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, वो क्या है, जैसे कि फ्रंटोपैराइटल एमिनेंस फीमेल में ज़्यादा होगा, नेज़ल एपर्चर नाक ज़्यादा बड़ी फीमेल्स की होगी, फीमेल का फोरहेड ऑर्बिट और चिन जो है वो राउंड होगा, ज़्यादा राउंड, ठीक है। तो ये फीमेल है ना, तो इसका फोरहेड ऑर्बिट और चिन राउंड होगा, तो ये एक फीमेल है, ठीक है। फ्रंटोपैराइटल एमिनेंस बिंदी लगा रही है यहाँ पे, नाक भी इसकी ज़्यादा वो है, ठीक है। चलो, एंगल ऑफ मैंडिबल क्या होता है, मोर देन 120 डिग्री होता है फीमेल्स में, एक्स्ट्रा पॉइंट। ये हो गया अब हमारा अबाउट दी ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन। बोन्स पार्ट रह गया, वो मैं आगे कराऊंगी,
ठीक है, लास्ट पेज में। देन ऑटोप्सी, फटाफट से ऑर्डर इन ऑटोप्सी। पॉइजनिंग के केसेस में हम पहले ऑर्डर के लिए क्रेनियल कैविटी को चेक करेंगे। न्यूबॉर्न में हम डायफ्राम देखेंगे, ये जानने के लिए कि स्टिल बॉर्न था कि लाइव बॉर्न था। पहले डायफ्राम में, फिर उसके बाद एब्डोमेन फॉलोड बाय चेस्ट, ठीक है। सो क्रेनियम, एब्डोमेन, थोरैक्स, ठीक है। न्यूबॉर्न में हमें डायफ्राम जो है, क्योंकि वो जब न्यू लाइव बॉर्न है अगर, तो उसने सांस ले लिया तो डायफ्राम लोअर हो जाएगा, लेकिन स्टिल बॉर्न में डायफ्राम ऊपर होता है। तो स्टिल बॉर्न में डायफ्राम 3 to 4 रिब्स पे होगा, लाइव बर्थ पे लोअर होगा, दैट इज़ 5 to 6, 3, 4, 5, 6 रिब्स। देन एस्फिक्सिया में क्या करेंगे, नेक को फर्स्ट कभी भी नहीं करना, उससे हमें आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं, हमें ब्लडलेस फील्ड नहीं मिलेगी, तो फिर इसलिए नेक को हम लास्ट में डिसेक्ट करेंगे, सो दैट हमें असली में इंजरीज का पता चले और ब्लडलेस फील्ड मिले। न्यूमोथोरैक्स पीस है ये, इसमें क्या करेंगे, पहले प्लूरा को, ठीक है। देन ये होगी हमारे पास कि कैसे करना है ऑटोप्सी। हमने वर्चो, लेट्यूस, गॉन, रॉकी स्टैंस की। वर्चोज में क्या है कि तुम पहले सिंपल जैसे बॉडी है वैसे चेक चलते रहो, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। लेट्यूस में LMN, N मास। गॉन में क्या होता है, N ब्लॉक, एक पूरा पूरा ब्लॉक कर लिया गॉन। रॉकी टांसकी के में रुक जाओ भाई, अभी बंदे को हम बोलेंगे कि तुम इसको इन्फेक्शियस भी हो सकती है बॉडी, इसको बॉडी के अंदर ही कर लो जो करना है। सो इन सीटू इन केसेस ऑफ इन्फेक्शन लाइक HIV, एड्स एंड कोविड, ठीक है। फिर आगे ये इंसीजन्स, इसमें देखो आई शेप इंसीजन हो गई, ये आई शेप है यहाँ से लेके सेंटर ऑफ दी, मतलब चिन से लेके यहाँ तक, तो ये आई शेप होगी। देन वाई शेप, इसमें क्या किया हमने, दोनों साइड किया, क्रोमिन प्रोसेस से लेके पहले जीफॉइड तक आए, कहाँ चले गए मेरा, हाँ जीफॉइड तक आए, फिर नीचे ले गए, तो दिस इज़ वाई। ये किस में करेंगे हम, फीमेल, जिसमें हमें ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन करना है, ठीक है। ऐसे पूरा घूम के आएंगे ना, ब्रेस्ट प्रिजर्व हो जाएगा सेंटर में। देन मॉडिफाइड वाई, तो हमने यहाँ से मैंडिबल के पीछे से शुरू करके, एंगल ऑफ मैंडिबल कह लो चाहे, यहाँ से शुरू करके हम उसमें आए सेंटर में, फिर उसके बाद हमने सीधा ले लिया, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ वाई, मॉडिफाइड वाई। ये तो ऐसे था ना वाई, ये है मॉडिफाइड वाई। ये किस में करेंगे हम, मॉडिफाइड वाई, जिसमें हमें नेक को देखना है, ठीक है। देन ये क्या है, इन्वर्टेड वाई, ये किस में करेंगे हम, इन्फेंट्स में। देन एक्स, ये किस में करेंगे, कस्टोडियल डेथ्स में करेंगे, क्योंकि इसमें हमें डीप टिश्यू इंजरीज देखनी है, इसमें अम्बिलिकल स्प्रेड होता है। इसमें तो क्या था ना, इन्वर्टेड वाई में अम्बिलिकस तक जा रहे थे। देन और टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, ये तो बहुत इजी है। पैथोलॉजिकल हम एकेडमिक रीजंस की वजह से करते हैं, इसके लिए हमें कंसेंट चाहिए रिलेटिव्स का। मेडिको लीगल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके ऑर्डर पे करते हैं, इसमें कंसेंट नहीं चाहिए रिलेटिव का। वर्चोस्कोपी जो वर्चुअल है, बस 3D या फिर CT, 3D एक्सरे, CT वगैरह से कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल जो कि सुसाइडल केसेस में करेंगे, उसे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहते हैं। ऑब्सक्योर क्या है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें नहीं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता नहीं लग रहा, तब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। नेगेटिव ऑटोप्सी है कि माइक्रोस्कोपी भी कर ली, फिर भी रीज़न नहीं समझ आया, लेस देन 5% केसेस जैसे होते हैं, कि मतलब बेसिकली 5% केसेस जैसे होते हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं आता, सो दैट इज़ नेगेटिव ऑटोप्सी। अब नेक्स्ट आ गया ऑर्गन्स प्रिजर्व, क्या करेंगे हम पॉइजनिंग के केसेस में। देखो सबसे पहले कोई भी दिक्कत हो ज़िंदगी में, क्या होता है, सबसे पहले टेस्ट, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल तो ले ही लेते हैं, तो पहले वो तो लेना ही है, पर उसे हम स्टोर कहाँ करते हैं, ब्लड को हम ग्रे वायल में स्टोर करते हैं, दैट इज़ NaF और पोटेशियम ऑक्सलेट। यूरिन को टोलोडीन ब्लू या फिर थाइमोल में, ठीक है, टोलोडीन ब्लू, थाइमोल। यू नोट्स में NaF और थाइमोल लिखा है, बट चलो यू नो ब्रॉड कैटेगरी क्या है थाइमोल। देन उसमें अब हम क्या करेंगे, ऑर्गन में से पहले तो पूरा, क्योंकि पॉइजन खाएगा बंदा, स्टमक में जाएगा तो पूरा स्टमक तो रख ही लेंगे। इंटेस्टाइन इतनी बड़ी हमें पूरी नहीं चाहिए, तो हम प्रॉक्सिमल 30 सेंटीमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रख लेंगे। लीवर आधा रख लेंगे, दैट इज़ 50%, मतलब क्या नो 50% नहीं, एग्जैक्टली ½ kg लीवर रख लेंगे, आधा किलो, एंड ½ ऑफ ईच किडनी रख लेंगे, ठीक है। तो इस सबको हम रखेंगे कि इसमें आइडियल तो है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में रखो, इथेनॉल में रखो, पर इतने इंडियंस के पास इथेनॉल होता नहीं है, स्पिरिट नहीं है इनके पास, तो ये सॉल्ट सैचुरेशन, मतलब सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रख लेते हैं, ठीक है। अब DNA एनालिसिस, ये सब याद करने के लिए, ठीक है। अब चलो DNA एनालिसिस का तो मैंने बता ही दिया, उसके लिए हम ब्लड जो है, पर अब फ़र्क क्या है कि दोनों में ब्लड रख रहे हैं। अगर हम पॉइजनिंग के केसेस में ब्लड को किस में रखने हैं, ग्रे वायल में, और इसको अगर हम DNA एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम ब्लड को रख रहे हैं पर्पल वायल में, दैट इज़ EDTA वायल में। नेल नहीं यूज़ करते, लिवर, स्प्लीन, बोन्स, ये सब कर सकते हैं।
एम्बामिंग फ्लूइड किस में रखते हैं हम कैडेवर्स को? प्रेजर्वेटिव फॉर्मलिन होता है, जर्मिसाइड फिनोल होता है। बफर के लिए बी से बफर सोडियम बोरेट, एंटीकोएगुलेंट सी से कोएगुलेंट सोडियम सिट्रेट। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं हम। बफर सोडियम बोरेट, एंटीकोएगुलेंट सोडियम सिट्रेट। इथेनॉल नहीं यूज़ करते। इथेनॉल अब ये यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है, पॉइजनिंग केसेस में, एम्बामिंग के लिए नहीं यूज़ करते इथेनॉल। देन डायफनस टेस्ट, मैग्नस टेस्ट, आइका टेस्ट, ये सब क्या कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ सर्कुलेशन है, ठीक है, नाम बस एक बार कर लो, डायफनस, मैग्नस, आइका सर्कुलेशन के टेस्ट हैं। विंस्लो टेस्ट किसका है? रेस्पिरेशन का। बॉडी अगर अनक्लेम्ड होती है आफ्टर 48 आवर्स तो हम उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या फिर पुलिस में कुछ मतलब है, पुलिस मैनुअल है, तो 72 आवर्स के लिए। सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है कि पहले लगा था डर मर गया बंदा, फिर एकदम से उठ जाता है, जैसे कि मेरे कल जैसे वो वेलकम मूवी में होता है। उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? एनेस्थीसिया, ठीक है, अगर बंदा एनेस्थीसिया में है। बेबीज़ में हो सकता है ये, बारबिचुरेट्स लिए हुए हैं, अगर कॉलरा, कंकशन है, ठीक है, कंकशन है तो थोड़ी देर के लिए वो उसमें जाएगा, दोबारा उठ जाएगा। ड्राउनिंग के केसेस में, इलेक्ट्रोक्यूशन, फ्रोजन दैट इज़ हाइपोथर्मिया के केसेस में, तो ABCDEF इन सब में सस्पेंडेड एनिमेशन हो सकती है। देन स्टेन्स फॉर फ्लूइड्स, ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या आ गया कि ब्लड का, अगर ब्लड को देखना है तो एक तो हम प्रेसिपिटेंट टेस्ट कर सकते हैं स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब देखो ब्लड के लिए हम ऐसे ल्यूमिनॉल स्टेन भी यूज़ कर सकते हैं, यूवी लाइट से देख सकते हैं कि कहीं ब्लड तो नहीं गिरा हुआ। फिर उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? माइक्रो क्रिस्टल टेस्ट कर सकते हैं कि माइक्रो क्रिस्टल्स देख लेंगे। इसके लिए 2 टेस्ट हैं हमारे पास, टिकमैन और टाकायामा, ठीक है। CH ना एक ही बार आ सकता है, तो टिकमैन में हेमिन दिखेगा, ठीक है, और टिक्स आर ब्राउन, तो फिर ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल्स होंगे। टाकायामा में एक अब CH आएगा, हीमोक्रोमोजन दिखेगा, ठीक है। सो टिकमैन में हीमिन दिखेगा, टाकायामा में हीमोक्रोमोजन दिखेगा, इसमें पिंक फेदरी होगी, ठीक है। सो ये पिंक दिख नहीं रहा बट इमेजिन करो, चलो ये ब्राउन रोम्बिक है, ये पिंक फेदरी है। ये तो हो गया माइक्रो क्रिस्टल टेस्ट। इसके अलावा हम माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वन, ठीक है, नाम से पता लग रहा है। उसके बाद सीमन के लिए हम क्या कर सकते हैं? फ्लोरोसेंस स्टेन, इसमें क्या होता है? कोलिन ब्राउन, ये भी ब्राउन रोम्बॉइड होता है, ठीक है। सो फ्लोरोसेंस स्टेन, कोलिन, ब्राउन रोम्बॉइड। अब BSP क्या याद रखना है? बारबीरियो टेस्ट होता है सीमन के लिए, ठीक है। बारबर का सीमन देख लिया इन्होंने कि बारबर अगर सस्पेक्ट था, ठीक है, तो इसमें BSP याद रखना है। बारबीरियो, स्पर्मीन, पिक्रिक एसिड, येलो नीडल क्रिस्टल होते हैं इसमें, ठीक है। सो बारबीरियो, स्पर्मीन, पिक्रिक एसिड, येलो नीडल। उसके बाद ब्रेंटामीन या वॉकर टेस्ट है, MUP टेस्ट है, इस सब में एसिड फॉस्फेटेस देख रहे हैं। ICT कर सकते हैं हम सीमेनोजेनेलिन देखने के लिए, LDH देखने के लिए। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम माइक्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में क्या है? क्रिसमस ट्री स्टेन होता है, ठीक है, क्रिसमस ट्री स्टेन, ओके। इसमें से रेड और ग्रीन दिखता है स्पर्म, तो इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोपी पे क्रिसमस ट्री स्टेन बोल रहे हैं। देन MUP टेस्ट जो कर रहे थे, इससे हमें एजोस्पर्मिया का पता लगता है। ये किसके लिए है टेस्ट? अब इसमें इसके दिख नहीं रहा एग्जैक्टली, ये है एक सलाइवा के लिए, क्रिस्टल वायलेट है स्वेट के लिए। मैं एक बार ये देख के आई कि ये क्या है। ये क्या है? फार्डिवाज अमाइलेज टेस्ट, ये सलाइवा के लिए होता है, ठीक है। अमाइलेज टेस्ट, अमाइलेज होता है ना सलाइवा में। तो उसके बाद क्रिस्टल वायलेट हम यूज़ कर सकते हैं स्वेट के लिए। ईडलमैन्स एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं फीकल मैटर के लिए, ठीक है। तो ईडलमैन, फीकल, क्रिस्टल वायलेट, स्वेट, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या लिखी हुई है? व्हेन वेजाइनल स्पेसिमेन इज कलेक्टेड मोर देन 12 आवर्स आफ्टर द इंटरकोर्स, द इंटैक्ट स्पर्म मे बी एब्सेंट और डिग्रेडेड। इसमें क्या फिर करते हैं हम? एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट करते हैं, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, एज इट इज़ प्रेजेंट इन द सीमेन इन हाई कंसनट्रेशन। तो पहले, क्योंकि ये कहते हैं कि स्पर्म एब्सेंट भी मिल सकता है आफ्टर 12 आवर्स, तो पहले तुम एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट कर दो, जो कि स्क्रीनिंग है, ठीक है। अब उसके बाद तुम P30 या PSA कर लो, ताकि तुम्हें कन्फर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ये सेमाइनल प्लाज्मा में हाई कंसनट्रेशन में होता है, स्पर्म से बाद में भी रहता है। तो पहले PSA टेस्ट ना करो, पहले एसिड फॉस्फेटेस का टेस्ट करो, क्योंकि अब स्पर्म धीरे धीरे नहीं भी दिख सकते।
देन नेक्स्ट लाइव बॉर्न और स्टिल बॉर्न बेबी हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? एक तो मैंने वो बताया था यही ऑटोप्सी पे, ठीक है, डायफ्राम का लेवल 3 4 फिर 5 6 डायफ्राम है ना। अब वैसे देखें अगर कुछ टेस्ट होते हैं, फॉर्डर्स टेस्ट, प्लॉकवेट टेस्ट, रेडिन टेस्ट, ब्रिस्लूज सेकेंड लाइफ टेस्ट और हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, ठीक है। अब देखो फॉर्डर्स टेस्ट, इसमें क्या करना है, सबसे पहला टेस्ट वेट ऑफ लंग देख लो। वेट ऑफ लंग किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली लाइव बर्थ में। कभी भी ये नहीं सोचना स्टिल बर्थ में। लाइव बर्थ में देखो उसके लंग के साथ साथ एयर का भी वेट है, तो लाइव बॉर्न में हैवियर होगा लंग, दैट इज़ 60 ग्राम्स, और इसमें हाफ होगा 30 ग्राम्स, ठीक है। प्लॉकवेट टेस्ट क्या होता है कि लंग इज़ टू बेबी का वेट तुमने वो कर लिया, लंग इज़ टू बेबी की रेशियो निकाल ली, ठीक है। तो फिर जिसमें बेबी का वेट ज़्यादा होगा उसमें रेशियो कम होएगी, तो लाइव बॉर्न में बेबी का वेट ज़्यादा होगा तो इसकी रेशियो कम होगी, 1:35 1:70, ठीक है। इससे डबल हाफ कर दो, ठीक है, 60 30 35 70। पर अब लॉजिक से वेट लंग लंग का वेट इसमें ज़्यादा है और रेशियो इसमें ज़्यादा है। देन रेडिन टेस्ट, रेडिन टेस्ट जो है वो ईयर के लिए है। इसमें क्या होता है कि स्टिल बॉर्न में ईयर में जिलेटिनस मेम्ब्रेन होती है, लाइव बॉर्न में नहीं होती। ब्रेसलो सेकेंड लाइफ टेस्ट, सेकेंड लाइफ कब मिलती है बंदे को? जब उसे लगता है वाह वाह खाना खा लिया, मज़ा आ गया, पेट खुश हो गया, ठीक है। तो अब स्टमक के बारे में आइए। लाइव बॉर्न में अगर एयर होगा इन स्टमक तो दिस इज ब्रिस्लूज सेकेंड लाइफ टेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्या होता है? लंग्स इन वाटर, अब वाटर में डाल के देखेंगे तो फ्लोट करेगा लाइव बॉर्न का, क्योंकि उसमें एयर है, सिंक कर जाएगा स्टिल बॉर्न का, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव कब हो सकता है? अगर तो वो बच्चा था तो स्टिल बॉर्न, पर अब हमने उसको पीपीवी दे के हवा दे दी उसमें, तो वो ऐसा प्रेजेंट कर सकता है। या फिर उसमें डिकम्पोजिशन या प्यूट्रीफैक्शन आ गया, प्यूट्रीफैक्शन कर दिया उसमें, ठीक है, तो फिर फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। फॉल्स नेगेटिव क्या हो सकता है कि अगर तो लाइव बॉर्न है लेकिन उसका कोलैप्स हो गया है ना, हवा बाहर निकल गई, या फिर न्यूमोनिया हो गया, उसके अंदर सिक्रीशंस भर गई, तो वो स्टिल बॉर्न की तरह प्रेजेंट कर सकता है। सो फॉल्स पॉजिटिव कैन बी पीपीवी या डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में ये नहीं सोचना ये है, ठीक है। देन फॉल्स नेगेटिव इन कोलैप्स या निमोनिया। तो ये मैंने अलग से स्लाइड रखी थी क्योंकि थोड़ी भूलने वाली है। अब आगे हम टॉक्सिकोलॉजी पे। टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है? सबसे पहले हम करेंगे कोरोसिव पॉइजनिंग, ठीक है। कोरोसिव पॉइजनिंग से क्या होता है? एसिड से हो सकती है, एल्कली से हो सकती है। एसिड में सी आता है, एसिड में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, एल्कली में एल आता है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। एसिड का एक एक्सेप्शन हमेशा याद रखना, दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। इसमें कोएगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव दोनों तरह की नेक्रोसिस होती है। इन दोनों में से डेंजरस कौन सी है? एल्कली वाला ही, क्योंकि इसमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है, इसमें परफोरेशन के रिस्क भी रहता है, ठीक है। देन हाइपोकैल्सीमिया किस में होगा? कैल्शियम कम किस में होगा? ये अब भूलने वाला पॉइंट है, मैं इसको ना स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे 3 बार पढ़ चुकी हूँ और मुझे अभी भी ये याद नहीं हो रहा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सबसे पहले, जो मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सेप्शंस में आएगा। दूसरा इथाइलिन ग्लाइकोल। तीसरा है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड वाइटनर में यूज़ होता है जो। HF, इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑक्सैलिक एसिड, ये हाइपोकैल्सीमिया कराता है। इसी के साथ पहले ये कर लो, हाइपोकैलीमिया क्या कराता है? के कब कम होएगा? के को रैट नहीं पसंद, ठीक है, मेरा नाम के से है, मुझे रैट नहीं पसंद, तो ये के कम हो जाएगा जब रैट पॉइजन आएगा, क्योंकि रैट पॉइजन बेकार है, बेकार, तो बेरियम कार्बोनेट। हाइपोमैग्नीसीमिया किस में होगा? फिर से HF आ गया। और सेल्फोस ALP में, मैंने बताया था ना, उनमें जिनकी स्टोरी सुनी थी उन्होंने सेल्फोस ले लिया था, सो फिर उसमें मैग्नीशियम कम होता है, तो ऑब्वियसली अगर मैग्नीशियम कम है तो ट्रीटमेंट में मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। तो HF और सेल्फोस में हाइपोमैग्नीसीमिया है, इनमें मैग्नीशियम कम हो रहा है। देन अपर GI एंडोस्कोपी करते हैं हम जब पॉइजनिंग के केस में होता है विद इन 24 आवर्स। इसकी क्या क्लासिफिकेशन का नाम है? ज़ारगार क्लासिफिकेशन। ये भी भूल ली जा सकती है, इसे भी याद रखना, ज़ारगार क्लासिफिकेशन। यू कैन ऐड दिस इन छोटी कॉपी ऑल्सो, पर ये तो मेरी छोटी कॉपी है, चलो ठीक है। तो ये ज़ारगार क्लासिफिकेशन में क्या हो सकता है? बेसिकली मैं वैसे करा नहीं रही, क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 अगर कोई दे देगी, पहले क्या होगा? हाइपरीमिया, फिर अल्सरेशन, फिर नेक्रोसिस, फिर परफोरेशन। हाँ, हाइपरीमिया, अल्सरेशन, नेक्रोसिस, परफोरेशन, ठीक है। अब जो हाइपोकैल्सीमिया में कर रहे थे ना हमने, HF, इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑक्सैलिक एसिड, फिर उसका ट्रीटमेंट भूल गई मैं बताना। उसमें क्या होता है? IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑब्वियसली कैल्शियम कम है तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे।
देन नेक्स्ट, स्टमक म्यूकोजा कैसा दिखता है? अगर तो ब्लैक और ब्लॉटिंग पेपर का हो जाए तो वो किस में होता है? H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रियल, क्योंकि सबसे खतरनाक है। ये देखो यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है, इसमें ब्लैक ब्लैक हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ब्लैकनिंग ऑफ स्किन। पर इसमें ये जब मुंह खोलेगा बंदा, इसके दांत बिल्कुल चौकी वाइट दिखेंगे, तो इसमें चौकी वाइट टीथ हो जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ऑयल ऑफ विट्रियल, ठीक है। देन येलो किस में होगा? येलो होगा उसमें HNO3 में, ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन, ठीक है। इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, येलो HNO3 ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन एक्वा फॉर्टिस, ठीक है। तो येलो बेकार कलर है, सो नो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो NO नो, ठीक है। देन लेदर ग्रे किस में होता है? कार में लेदर की सीटें होती है ना ग्रे कलर की, तो ये किस में होगा? कार्बोलिक या फिर फिनोलिक एसिड। ये ओनली कोरोसिव है व्हेन वेयर लेवाज कैन बी डन। क्यों लवाज क्यों कर सकते हैं? अब हम ना आगे पढ़ेंगे गैस्ट्रिक लवाज में कि ये सब जो कोरोसिव्स होते हैं इसमें लवाज नहीं करते, क्योंकि अगर हम लवाज कर रहे हैं वो बल्कि कोरोसिव इधर उधर जाएगा इंटेस्टाइन में हर जगह, तो उधर भी उल्टा काम ही ख़राब करेगा, लेकिन और परफोरेशन करा सकता है मतलब। लेकिन इसमें क्या है कि अगर कार्बोलिक है और फिनोलिक है ना, ये हमेशा इसे देखो लेदर की तरह बना रहा है, तो इस लेदर की तरह की तो थिक हो गया, बल्कि परफोरेशन के चांस नहीं है, तो इसलिए इसमें लिवाज कर सकते हैं, ठीक है। रेड वेलवेट केक किस में हमने पढ़ा है? आर्सेनिक में। मैं आगे स्टोरी भी सुनाऊंगी आर्सेनिक पॉइजनिंग में, तो रेड वेलवेट इज आर्सेनिक। येलोइश ब्राउन किस में होगा? ब्राउन कलर की होती है ना माचिस, उसमें क्या होता है? फॉस्फोरस, सो येलोइश ब्राउन इज इन फॉस्फोरस। स्लेट ग्रे कलर मरकरी का होता है, जिसने मरकरी देखा होगा उसे पता है कि इसकी ड्रॉप मरकरी की ग्रे कलर की होती है, पर ग्रे में कंफ्यूज नहीं होना, ग्रे कार्बोलिक है, स्लेट ग्रे मर्क्यूरी है, और बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ब्लू कॉपर सल्फेट सबको पता है, पर इसके साथ एक और क्या है? सोडियम अमाइटाल, ठीक है। देन अब ये क्या है? गैस्ट्रिक लवाज करने के लिए हमें ये ट्यूब चाहिए होती है, जिसे बोलते हैं इवाल्ड्स ट्यूब, ठीक है। इसका टाइम कब करेंगे? गैस्ट्रिक लिवाज कभी भी नहीं कर सकते, ओनली लेस देन 1 आवर में पेशेंट आ गया है तो ही फ़ायदा है गैस्ट्रिक लिवाज करने का। इसकी पोजीशन होती है लेफ्ट लेटरल डिक्यूबाइटस, जो हर एक चीज़ की है, क्योंकि इसमें डिक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन गैस्ट्रिक लिवाज कब नहीं करना? ऑब्वियसली इन केस ऑफ सब सी वाली चीज़ें हैं, कन्वल्सेंट्स, कोरोसिव्स, कोमेटोज पेशेंट्स, कैरोसिन, इन सब में नहीं करना, पर हाँ कार्बोलिक और फिनोल में कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है? ये होता है ATM, दैट इज़ ATM एक यूनिवर्सल एंटीडोट है, जब भी चाहिए वहाँ से पैसे ले लो, ठीक है। तो A से क्या? एक्टिवेटेड चारकोल, T से है टैनिक एसिड, M से है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। तो ये 2:1:1 की रेशियो में है, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल में 2 वर्ड्स हैं, तो 2:1:1। टैनिक एसिड में मत बोलना 2 वर्ड्स हैं, टैनिक ही है इसमें मेन, ये है, ठीक है। देन अब आ गया एक्टिवेटेड चारकोल कब नहीं यूज़ करना, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। एक तो हैवी मेटल के केसेस में नहीं यूज़ करना एक्टिवेटेड चारकोल, वैसे तो उसमें दिखाते हैं एड्स में बड़ा काला काला ऐसे करके सब फेस वॉशेज़ में यूज़ कर रहा है, सबको एड्जॉर्ब कर रहा है, पर हैवी मेटल के सामने वो कुछ नहीं है, कोरोसिव के सामने वो कुछ नहीं है, अल्कोहल के सामने भी वो कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कैरोसिन और ओपी पॉइजनिंग में भी इसे हम नहीं यूज़ कर सकते। देन ये क्या है? बॉइल्ड लॉबस्टर अपीयरेंस है, ये किस में आएगी? BO बोरिक एसिड में। नेक्स्ट हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे थे फिनोलिक कार्बोलिक एसिड की, इतनी उसकी हम और बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बोल्यूरिया, ग्रीन यूरिन, ठीक है। ब्लैक यूरिन किस में होता था? एल्केप्टोन्यूरिया में, और उसके साथ ऊक्रोनोसिस भी होता था। इसमें भी ऊक्रोनोसिस है, वो बायोकेम में पढ़ा था, इसमें भी ऊक्रोनोसिस है, पर इसके साथ में क्या है? ग्रीन यूरिन, ठीक है। और इसमें ये कैसा था? स्टमक म्यूकोसा लेदरी ग्रे। इसमें मियोसिस हो जाएगा, PCT के नेक्रोसिस हो जाती है ड्यू टू ये ग्रीन यूरिन के ड्यू टू पायरोकैटेकोल एंड हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स अगेन वॉलेटाइल, पायरोकैटेकोल और हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। ये डिले करता है प्यूट्रिफैक्शन को। तो ऊक्रोनोसिस विद ग्रीन यूरिन ये होता है, यूक्रोनोसिस विद ब्लैक यूरिन क्या होता है? एल्केप्टोनूरिया, ये मैंने बता दिया इसमें, ठीक है। देन इसमें स्टमक म्यूकोसा बता दिया कैसा होता है, पर हाँ इसमें क्या होता है, क्योंकि लेसर कर्वेचर पे पॉइजन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एक स्ट्रीट की तरह वो हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेंस्ट्रेज लेसर कर्वेचर, मैग्नेन स्ट्रीट ऐसे कह लो, मैग्नन नहीं है ये, मैगन है, मैग्नेंस्ट्रेज लेसर कर्वेचर, फाइन। तो ये हो गए कोरोसिव्स। नेक्स्ट क्या है? एस्फिक्सिएंट्स और कार्डियक पॉइजन्स।
इससे पहले हम कर लेते हैं यूजेस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। कहाँ कहाँ पता है, क्लेम्सिया में पता है हमें इसका यूज़, न्यूरो प्रोटेक्शन, फीटल न्यूरो प्रोटेक्शन में यूज़ होता है, टॉर्सालिस डी पॉइंटस में CVS में पढ़ा है, वहाँ यूज़ होता है। HF और सेल्फॉस पॉइजनिंग जो हमने की ना पीछे, ये वाली सेल्फॉस और HF जिसमें हाइपोमैग्नीसीमिया हो रहा था, तो उसमें भी हम मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे थे, तब हमने ध्यान नहीं दिया कि मैग्नीशियम सल्फेट और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तब याद रखना है आगे से, एक्लेम्सिया, न्यूरो प्रोटेक्शन, टॉर्सालिस डी पॉइंटस तो पता ही है, HF और सेल्फॉस पॉइजनिंग में भी हम मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं। नेक्स्ट, एस्फिक्सिएंट्स जो है वो क्या होते हैं, एक हमने पता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक पता है साइनाइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, उसमें उसकी 250 टाइम्स एफिनिटी होती है मोर देन ऑक्सीजन, तो इसमें ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके खुद आ जाएगा, इसमें अनीमिया हो जाएगा। सो इसमें एनॉक्सिया कौन सा होगा, अनीमिक एनॉक्सिया, मोर देन हिस्टोटॉक्सिक। सो अनीमिक मेन रीज़न है इसका। तो इसमें क्या होगा कि मोर देन 5% अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए बॉडी में तो वो सिम्टोमेटिक हो जाता है। पल्स ऑक्सीमीट्री हमारे पास नॉर्मल रहेगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि वहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, किससे सैचुरेट हुआ है बेसिकली हीमोग्लोबिन, तो हम उसके लिए करते हैं कोऑक्सीमेट्री, ठीक है। इसमें क्यूटेनियस ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसी लिविडिटी आती है, चेरी रेड लिविडिटी, ठीक है। MRI में कैसा नेक्रोसिस होगा, GP नेक्रोसिस, ग्लोबस पैलिडस का नेक्रोसिस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो ग्राफ होता है हमारे पास ऑक्सीजन, बेसिकली उसका नॉर्मल ग्राफ ऐसा होता है ना ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, तो हमें याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब आएगा तो वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन की जो मतलब सैचुरेशन होती है उसका ये PCO2 जो भी है, तो इसको इधर क्या हमारे पास PO2 है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन है, हाँ। तो इसको कोल्ड वर्ड याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको लेफ्ट और डाउन शिफ्ट कर देगी ग्राफ को, देखो लेफ्ट वर्ड एंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट आ गया साइनाइड। साइनाइड में क्या होता है, इसमें चेरी रेड लिविडिटी थी, साइनाइड में ब्रिक रेड है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है पर याद होना चाहिए, इसमें चेरी रेड है, इसमें ब्रिक रेड लिविडिटी है। इसमें बिटर एलिमेंट स्मेल होती है, इसमें कैसा एनॉक्सिया होता है, हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया, दैट इज ETC का कॉम्प्लेक्स 4 में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। सो इट ब्लॉक्स ETC कॉम्प्लेक्स 4, हमें पता है कॉम्प्लेक्स 4 में हमने वैसे ना बायोकेम में पढ़ा है कि साइनाइड उसका इनहिबिटर है। देन इसमें ली जोन्स टेस्ट होगा, ठीक है, ली जोन्स टेस्ट, और इसमें क्या होंगे, फ्लैक्स सीड्स, पीच एक्सेट्रा। ली जोन्स तो टेस्ट है, वैसे ही एक हमारे पास है लिलीज किट, ठीक है। लिलीज किट इसकी हम एंटीडोट में देते हैं, मैं आगे अभी पढ़ा देती हूँ। साइनाइड का एंटीडोट क्या होता है, लिलीज किट या फिर पापा ए, ऐसे याद रख लो, पापा ए या विटामिन B12, ठीक है, पैप ए कह लो, जो कहना कह लो, ठीक है। साइनाइड की लिलीज किट में क्या होता है कि जैसे मान लो हम पहले इसमें, ये एक स्पेसिफिक एंटीडोट है साइनाइड के लिए लिलीज किट, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इनहेलेशनल अमाइल नाइट्राइल देंगे, तो क्या होगा, नाइट्रेट आएगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेथहीमोग्लोबिन बना देगा, ठीक है। तो हमने पहले उसको मेथहीमोग्लोबिन बनाया, फिर हम सोडियम नाइट्राइल दे रहे हैं IV, वो भी यही कर रहा है। सो बेसिकली हमने 2 नाइट्राइट दे दिए, अमाइल नाइट्राइल और सोडियम नाइट्राइट, अमाइल नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ये नाइट्राइट आया और इन्होंने मेथहीमोग्लोबिन बना लिया। फिर हम दे रहे हैं थायोसल्फेट, क्यों, क्योंकि जो मेथहीमोग्लोबिन है अब वो जो बॉडी में साइनाइड है उसका कंबाइन करके साइनोमेथहीमोग्लोबिन बना देगा, तो उसके लिए अब हमने थायोसल्फेट दे दिया कि वो थायोसल्फेट के साथ मिलके निकल जाएगा। तो हमने साइनाइड को निकालने के लिए पहले एक और पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज मेथहीमोग्लोबिन बनाया। सो नाइट्राइड्स दिए, अमाइल नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, तो हीमोग्लोबिन साथ मिलके मेथहीमोग्लोबिन बने, प्लस साइनाइड, साइन मेथहीमोग्लोबिन, और थायोसल्फेट दिया इसको निकालने के लिए। दिस इज ऑल इज लिलीज किट या पैप या विटामिन B12, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे साइनाइड पॉइजनिंग में याद रखने हैं चीज़ें हमने, क्या, लिलीज किट, पैप ए, विटामिन B12, ठीक है। ये सीड्स में होंगे, फ्लैक्स सीड, पीच सीड्स एक्सेट्रा। देन स्पेनिश फ्लाई होते हैं, ग्रीन कलर की फ्लाई होती है, ये क्या कराते हैं, कंथार्डिन और प्रायपिज्म, ठीक है। स्पेन में प्रायपिज्म हो जाता है उन लोगों की, ठीक है। तो ये क्या करा, इसका ड्रग क्या है, ट्राजोडोन। प्रायपिज्म क्या होता है, प्रोलॉन्ग डायरेक्शन लीडिंग टू पेन, तो इसमें इसका ड्रग होता है ट्राजोडोन। देन इंडियन रेड स्कॉर्पियन बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। बिच्छू, हम पता है स्कॉर्पियन कैसा सा होता है, इसकी एक टेल होती है ऐसे करके। अब ये जो इसकी टेल है ये सबसे ज़्यादा वो होती है पेनफुल, वेरी पेनफुल है, ऑटोनॉमिक स्टॉर्म करा देती है। मीजोब्यूथस या रेड स्कॉर्पियन है, इसको मीजोब्यूथस कहते हैं।
इसका ड्रग ऑफ चॉइस अल्फा ब्लॉकर है, दैट इज़ प्राजोसिन। देन अब ये कुछ पिक्चर्स हमें करनी है, ये कार्डियक पॉइजन्स हैं, ठीक है। तो हमें इसका निमोनिक, ये क्या करते हैं, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, इनका निमोनिक हमने करना है कार्दोना, दैट इज़ डिजिटैलिस, ओलिएंडर, नीरियम, एकोनाइट, ठीक है। ये है डिजिटैलिस परप्यूरा, क्योंकि इसमें परप्यूरा हो रखा है, इसे फॉक्स ग्लव भी बोलते हैं। ये एवी नोड की कंडक्शन को स्लो करेगा और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट करेगा। सो दिस इज डी से डिजिटैलिस। देन ये दोनों नीरियम है, ये पिंक या वाइट नीरियम है, ये येलो है, मतलब नीरियम नहीं है ये, ओ मैं कंफ्यूज कर दिया। देखो डी से क्या है डिजिटैलिस, अब ये गलती होगी ना, अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। डिजिटैलिस, ओ से है ओलिएंडर को ही नीरियम बोलते हैं, ठीक है। और पिंक और वाइट ओलिएंडर को नीरियम बोलते हैं। और ये एन से क्या है निकोटीन, ए से एकोनाइट। तो अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास दो ओलिएंडर, ये पिंक और वाइट ओलिएंडर है। पिंक नारी से याद रखना है कि ये इसको नीरियम भी बोलते हैं, पिंक वाले को। ये येलो ओलिएंडर है, इसको सेरिब्रा थिवेशिया भी बोलते हैं, ठीक है, सेरिब्रा थिवेशिया। तो येलो कलर का है, ये पिंक कलर का है। अब निकोटिन के साथ इसे कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। इन दोनों में देखो फ़र्क है, इसके बीच में गोल गोल है, इसमें नहीं था, ठीक है। सो दिस इज़ निकोटाइन, ये निकोटीन मतलब बेसिकली निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। देन ये लास्ट ए से क्या है एकोनाइट, ठीक है। एकोनाइट क्या करता है हिप्पस, जो कि मैंने डाउट क्लियर किया है एक वीडियो में कमेंट्स में ना। हिप्पस क्या होता है मिड्रियासिस मियोसिस। देन हाइपोटेंशन हो सकता है, इसमें बीपी कम हो जाएगा। हिप्पस हाइपोटेंशन होमिसाइडल होता है ये, इसे मीठा जहर या मॉन्क्स फूड भी बोलते हैं, ठीक है। इसे इसके रूट सबसे ज़्यादा पॉइजनिंग होती है, तो ये पर्पल वाला मीठा जहर है। एक और पिक्चर होती है कैलोट्रोपिस की, ऐसे ऐसे शेप की, मैं वो पिक्चर्स आपको एक बार सारी दिखा देती हूँ कार्डियक पॉइजन्स की, ठीक है। यहाँ पे ये रही पिक्चर्स। सो ये क्या किया हमने, ये डिजिटैलिस परप्यूरा है, फॉक्सग्लव सोडियम पोटेशियम एटीपीस को इनहिबिट कर रहा था। ये पिंक ओलिएंडर है नीरियम, ये येलो ओलिएंडर है सेरिब्रा थिवेशिया, ये निकोनाइट है इस शेप का, ठीक है। दिस इज निकोनाइट। ओहो निकोनाइट क्यों बोल रही हूँ मैं, निकोटीन, एकोनाइट होता है वो, निकोटीन, ठीक है। ये पर्पल कलर का एकोनाइट है, जो कि पैरास्थीजिया, बीपी कम, हिप्पस, मॉन्क्सफूड ये सब कुछ है। ये है कैलोट्रोपिस, जिसकी वहाँ पे पिक्चर नहीं थी, ठीक है। सो कैलोट्रोपिस कैसा है, ऐसे इस शेप का, और इसके अंदर से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। सो दिस इज कैलोट्रोपिस, ये हो गया। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्नेक्स की स्टडी को हम बोलेंगे ओफियोलॉजी, इसके टॉक्सिन्स को ओफियोटॉक्सीमिया, ठीक है। स्नेक्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कोबरा, क्रेट, वाइपर और सी स्नेक, ठीक है। सो ये जो हुडेड होते हैं, जिसमें हुड होती है वो कोबरा होती है, पर कभी भी उसने इसके अगर स्पेक्टिकल्स नहीं हैं तो वो किंग जो है वो कभी भी स्पेक्टिकल्स नहीं लगाता, ठीक है। तो अगर उसके स्पेक्टिकल्स नहीं बने हुए तो वो किंग कोबरा है। अगर उसने स्पेक्टिकल्स लगाए हुए हैं, मतलब एक कॉमन इंडियन बंदा है, तो ये कॉमन या इंडियन कोबरा है, ठीक है। इन दोनों में से डिफ्रेंशिएट होगी, दोनों में हुड है पर एक में स्पेक्टिकल्स है, एक में नहीं है। क्रेट जो होता है वो कैसा होता है, लाइनों वाला होता है, ठीक है। तो पर जो ब्लैक एंड वाइट एक कॉमन कलर है, तो फिर वो कॉमन क्रेट में होगा, और ये येलो और ब्लैक होगा बैंडेड क्रेट में, ठीक है। कोबरा और जो क्रेट है ये दोनों सेम फैमिली के हैं, इलापिडे फैमिली के, और ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे डिसेंडिंग पैरालिसिस होगा। फर्स्ट विजिबल साइन क्या होता है, टोसिस, ऊपर से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट कौन सा मसल जाएगा आइज में, तो टोसिस। ऑल्सो सीन इन बॉटुलिज्म, ठीक है, डी बता दिया इन्होंने। देन वाइपर आ गया, इसमें वी शेप की स्पेस बने होंगे बॉडी पे। ये वैस्कुलोटॉक्सिन होता है, वी से वाइपर, वी से वैक्सुलोटॉक्सिन। ये हीमोलिसिस कराएगा, DIC करा सकता है, इसके लिए हम WBC टेस्ट करते हैं 20 मिनट का। अगर ये नहीं क्लॉट होता है 20 मिनट में भी, तो ये इससे हम देख सकते हैं कि हाँ इससे ब्लड इन्फेक्ट हो रखा है, हीमोलिसिस हो रखा है। देन लास्ट इज सी स्नेक, ऐसा, ठीक है। ये मायोटॉक्सिक होता है, ये रैप्डोमायोलाइसिस कराता है। अब ये ना कोबरा और क्रेट को डिफरेंशिएट करने के लिए एक तो क्या चीज़ याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रेट में आर आता है, ये प्री साइनेप्टिक है, कोबरा में ओ आता है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है। अब देखो डिसेंडिंग पैरालिसिस स्नेक बाइट और बॉट्यूलिनम करा रहा है, GBS और पोलियो असेंडिंग पैरालिसिस करा रहा है। सो डिसेंडिंग पैरालिसिस असेंडिंग पैरालिसिस की दो DDs आ गए। कोबरा में और क्रेट में एक और डिफरेंस है फालतू का, कि जो थर्ड सुपरालेबियल अगर जो होता है वो इसका
जो भी पार्ट है, ठीक है। थर्ड सुपरालेबियल अगर लार्जेस्ट है तो वो कोबरा है, अगर फोर्थ इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट है तो वो क्रेट है। देन हमें ट्रीटमेंट में क्या करना है, कैरी नो राइट, ठीक है, कैरी करना है पेशेंट को हॉस्पिटल में, नो टॉर्निक्वेट, इंसिजन, कॉटरी, सकिंग, कॉफ़ी, अल्कोहल, डिब्राइडमेंट, किल स्नेक, ये सब काम नहीं करने। रीअश्योर, इमोबिलाइज, नो राइट, रीअश्योर, इमोबिलाइज, जी से गो टू हॉस्पिटल, टेल सिम्टम्स, वाह, ठीक है। सदरलैंड रैप हम यूज़ कर सकते हैं, इमोबिलाइज करना है, ठीक है, उसको तो सदरलैंड रैप तो यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्पेसिफिक एंटीडोट इसका क्या है, ये सिर्फ ओफियोटॉक्सीमिया, मतलब अगर सिम्टम्स हो गए तो ही हम एंटीडोट देंगे, नहीं तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करेंगे पहले। ये इसमें पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम है ये, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द बिग 4 स्नेक्स, दैट इज़ कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर, ठीक है। सी स्नेक नहीं है इसमें, तो अगर ऑल एक्सेप्ट क्वेश्चन आए तो ये मत लिख देना, कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर एंड सॉ स्नेक वाइपर। देन इसको क्या करना है, 4 घंटे के अंदर 10 वाइल्स देनी है इस वेनम, एंटी स्नेक वेनम की, ठीक है, टेस्ट डोज नहीं देनी। अब और जो कोबरा और क्रेट में हम क्या दे सकते हैं, न्यूस्टिग्मिन और एट्रोपिन, जो कि वो होता है ना निकोटिनिक और मस्कुलर, इन सब ब्लॉक करेंगे, तो न्यूस्टिग्मिन और एट्रोपिन, कोबरा देन क्रेट। अब पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में फ़र्क क्या होता है, अब ये अंकल याद रखना है, मोटा सा अंकल है, छोटा सा सिर है, छोटे से इसके लिम्स हैं, ठीक है। तो ये जब आके काटेगा तो फ्लैंग मार्क्स आएंगे, ये सिर्फ रात को बाहर आता है, ये पॉइजनस अंकल है। तो देखो बेली पे स्केल्स कैसे होंगे, बड़े, लार्ज और इंटायर बेली को कवर करेंगे पॉइजनस स्नेक में। हेड स्केल्स इसके छोटे होंगे, फ्लैंग्स इसके लॉन्ग और कैनलाइज्ड होंगे, टेल इसकी छोटी सी है, कंप्रेस्ड है, हैबिट है नॉक्टर्नल, रात को आता है। बाइट कैसे होते हैं, 2 फ्लैंग मार्क्स की। नॉन पॉइजनस स्नेक उल्टा होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, कवर नहीं करते बेली को, लार्ज हैं, इसके हेड के, इसमें हेड छोटा था ना, इसके हेड के लार्ज हैं, ये शॉर्ट है, सॉलिड है, इसका जो फैंग मार्क है, ये इसमें टेल कंप्रेस नहीं होती, इसमें छोटी सी कंप्रेस्ड है, इसकी डायरनल है, वो सुबह भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है, स्मॉल टीथ होते हैं एक रो में, पर इसमें 2 फ्लैंग मार्क्स हैं। तो ये हो गए स्नेक्स। नेक्स्ट ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स, अब मैं आई थिंक बची हुई चीज़ें अगली उसमें करा दूँगी, या फिर ये करा देती हूँ एक पेज, चलो ठीक है। ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजनस में एक तो हमें ACR याद रखना है, ठीक है, अब ये मत भूलना, ACR, ये सब क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। तो ये कुछ सीड्स टाइप है, ठीक है। ये क्या है, आर्बस प्रिकेटोरियस, बस आर्बस याद रख लो, आर्बस, ठीक है, रेड रेड कलर की बॉल्स हैं, आर्बस, इसमें ब्लैक ब्लैक भी है। दिस इज़ आर्बिन, गुंची, राटी या मुलेठी बोलते हैं इसको। ये क्या है, क्रोटॉन, जमाल गोटा। आर से क्या है, ये राइसिनस, इसको कैस्टर भी बोलते हैं, कैस्टर पॉइजनस है एक्सेप्ट कैस्टर ऑयल, जो पता है सबको कि नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। ये सब क्या है, टॉक्स एल्ब्यूमिन रिलीज करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे। देन ये क्या है, जिसमें एक ऐसे वो बना हुआ है, दिस इज सेमिकार्पस है, मार्किंग नट, बिल्वेनॉल, आर्टिफिशियल ब्रूज जिससे क्रिएट करते थे, पर इसमें आर्टिफिशियल ब्रूज में क्या होता था, वाइटल रिएक्शन नहीं होता था, कलर चेंज नहीं होता था। देन ये क्या है, स्ट्रिचनिन, नक्स वोमिका भी बोलते हैं इसको, ये गामा और ग्लाइसिन की इनहिबिशन करता है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक करता है। हमें पता है टेटनस जो क्या करता है, टेटनस इज प्री साइनेप्टिक और गाबा ग्लाइसिन इज पोस्ट साइनेप्टिक। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि कॉन्शियस होता है बंदा इन बिटवीन दी एपिसोड। स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग, इसके लिए टेस्ट क्या है, वेंजल टेस्ट, इसको हमने वेटजल टेस्ट में कंफ्यूज नहीं करना, वेटजल टेस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होगा। इसमें क्या है, वेंजल टेस्ट और सोनेनशिन टेस्ट। ये लास्ट में पता नहीं क्यों पिक्चर डाली हुई है इन्होंने, नाइजिला सीड्स, नाइजिला सेटाइवम सीड्स या कलौंजी की, ये कोई टॉक्सिक नहीं है, ये एम डाल दिया। स्पाइनल टॉक्सिन्स ये क्या है, ये नक्स वोमिका, और एक होता है जेलेमियम। और पेरिफेरल नर्व पॉइजन्स क्या होते हैं, क्यूरेयर और कोरियम, पता नहीं क्या, कोरियम। अब आ गया मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग में अगर मंडे मॉर्निंग वाली डिजीज़ हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग को फीवर और चिल्स होते हैं तो वो जिंक की वजह से होती हैं, और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक मलेरिया है, ठीक है। मंडे मॉर्निंग को अगर चेस्ट टाइटनेस हो तो वो चेस्ट में बाइसिनोसिस आ गया ऑक्यूपेशनल, ठीक है, कॉटन की वजह से। मंडे मॉर्निंग को अगर हेडेक हो रहा है, सिकनेस, तो दैट इज़ नाइट्रेट्स की वजह से, क्योंकि उनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, सैटरडे संडे छुट्टी होएगी, फिर टॉलरेंस खत्म हो जाएगी, मंडे को सिर दुखेगा। जापानीज डिटर्जेंट सुसाइड या सीवर गैस या ब्लूइश ग्रीन लिविडिटी, ये सब किस में होती है, H2S में, जिसमें रॉटन एग स्मेल होती है। सो जापानीज डिटर्जेंट में H2S होगा, सीवर गैस, ब्लूइश ग्रीन लिविडिटी, रॉटन एग, ये H2S है।
मेटालिक नॉन मेटालिक पॉइजन्स मैं अगली वीडियो में करा देती हूँ।